लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कुछ एक आर क्लब के बारे में मैंने बात करी थी। आपको बताया था कि आर क्लब के अंदर कौन कौन सी चीज़ आएंगी, वो फंक्शंस हैविंग डोमेन इज इक्वल टू आर, जिनका डोमेन रियल नंबर है। ठीक है, डोमेन जिनका रियल नंबर है। तो डोमेन रियल नंबर जो हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे तो और भी कुछ आप टेढ़ा मेढ़ा करके फंक्शन बना दो, उसका भी डोमेन का भी रियल नंबर आ सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़े उनका डोमेन, जिनका डोमेन आर है वो आर क्लब के मेंबर। ठीक है, अब अगर आर क्लब के फंक्शन में एक्स की जगह पर कोई और फंक्शन लिखा हुआ है तो पूरे एफ एक्स का डोमेन उस अंदर वाले फंक्शन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लो साइन के अंदर कुछ और लिखा है तो पूरा डोमेन वो अंदर वाले पर। ठीक है, ऐसे ही अगर उसके अंदर जो लिखा है वो भी आर क्लब का है तो और अंदर वाले पर ऐसे शिफ्ट होता चला जाएगा। ठीक है, कल हमने इस पर क्वेश्चन भी कर लिए थे, एक आध मैं आपको क्वेश्चन और देता हूं। डोमेन ऑफ, ये आपको बहुत मदद करता है। डोमेन ऑफ, किसका डोमेन निकालना आपको, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x की पावर में 17 प्लस में 3 सेक इनवर्स x की पावर में 4 प्लस में 5 सेक इनवर्स x प्लस 9। इसका डोमेन बताना है आपको, इसका डोमेन। ठीक है, तो आपको ये वाली बात पता है कि ओरिजिनल फंक्शन जो रहा होगा वो x की पावर में 17 प्लस में 3x की पावर में 4 प्लस 5x प्लस 9 होगा। ठीक है, ये अपने आप में पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डोमेन कितना होता है, आर होता है। तो ये आर क्लब का है। ये आर क्लब का जो कोई भी पॉलिनोमियल बनाओगे आप, पॉलिनोमियल में तो कोई सा भी बनाओ, वो आर क्लब का। ठीक है, उसमें x की जगह पर, हर x की जगह पर सेक इनवर्स पुट कर दिया है। इसका मतलब जो पूरे फंक्शन का डोमेन है वो बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स के डोमेन के। आर क्लब वाला मना कर देता है, हमसे कोई मतलब नहीं है, तुम अंदर वाले फंक्शन पे देखो, अंदर x की जगह रिप्लेस करके सेक इनवर्स कर दिया गया है। इसका मतलब इसका डोमेन बराबर होगा इज इक्वल टू डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, जो कि क्या कितना होता है डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x। डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x होता है माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। कि इन वैल्यूज पे आपका सेक इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा और बाकी सेक इनवर्स जो सेक इनवर्स का पॉलिनोमियल बना हुआ है, पॉलिनोमियल में कोई तकलीफ ही नहीं होती। ठीक है, इतनी छोटी सी बात। उसके बाद जैसे मैं क्वेश्चन लगाऊं आपके सामने, क्वेश्चन में डोमेन ऑफ, कितना भी बड़ा क्वेश्चन लगा था, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर e की पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, साइन के अंदर, टेन इनवर्स के अंदर, कॉस के अंदर, कॉट इनवर्स के अंदर, ठीक है, लॉग स्क्वायर x प्लस में लॉग x प्लस 1। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ बंद हुआ और फ्रैक्शनल पार्ट पूरे पे बंद हुआ। बना देता हूँ क्या क्या चीज़ है। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं लेनी है कि इतना बड़ा फंक्शन आ गया, इनके डोमेन में करते क्या है। आपको दिख रहा है बाहर, सबसे बाहर वाला फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट है, वो आर क्लब का मेंबर होता है, वो कहेगा पूरे फंक्शन का डोमेन अंदर वाले के डोमेन के बराबर। अंदर e की पावर में x टाइप का फंक्शन है, ये x होता है, यहाँ पर x की जगह इतना बड़ा फंक्शन डाल दिया, ये भी आर क्लब का। आपकी तकलीफ देखो कैसे दूर होना शुरू हुई। आपने कहा सर ये वाला फंक्शन तो होता है आर क्लब का, ये वाला फंक्शन e की पावर वाला एक्सपोनेंशियल आर क्लब, ग्रेटेस्ट इंटीजर आर क्लब, साइन आर क्लब, अंदर वाले पे शिफ्ट हुआ डोमेन। टेन इनवर्स ने कहा हम भी आर क्लब के, कॉस ने कहा हम भी आर क्लब के, कॉट इनवर्स भी आर क्लब का, सबका डोमेन आर। पॉलिनोमियल बैठा है, पॉलिनोमियल ने कहा हम भी आर के, लेकिन लॉग ने कहा कि हमारा डोमेन निकलेगा, तो सबने अंदर पे शिफ्ट कर दिया। कॉट इनवर्स ने कहा मैं तो आर क्लब का हूं, अंदर वाले का देखो, अंदर बैठा था पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ने कहा मुझसे कोई मतलब नहीं, मेरे एक्स की जगह पर जो फंक्शन बैठा है उससे पूछो, वो बैठा था लॉग। लॉग ने कहा हमारा डोमेन निकालोगे, एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। एक ही तकलीफ पूरे में, इतना बड़ा क्वेश्चन, ऐसे आप कुछ भी बना दो, कितना ही बड़ा बना, आप इसके अंदर जितने चाहो फंक्शन रख दो आर क्लब के। ठीक है, तकलीफ वहां तक नहीं आएगी जहां तक ऐसा फंक्शन नहीं आता जो आर क्लब का नहीं है। लॉग आर क्लब का नहीं है, लॉग का डोमेन आर नहीं होता। बाकी सबका फ्रैक्शनल पार्ट, e की पावर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर, साइन, टेन इनवर्स, कॉस, कॉट इनवर्स, सबका क्या होता है, आपका डोमेन आर होता है। सब आर क्लब के मेंबर, पूरे फंक्शन का डोमेन अंदर वाले फंक्शन के डोमेन पे शिफ्ट होता जाएगा, अंदर वाला सबका आर निकलता गया। पॉलिनोमियल का भी आर होता है, सारे रियल नंबर। सिर्फ लॉग की तकलीफ थी कि लॉग ने कहा हमारे x की जगह पर भाई कुछ और हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इतनी बात में तकलीफ नहीं। ऐसे आप जो मर्जी चाहे, जैसा मर्जी चाहे क्वेश्चन बना दो ऐसे, तो आप डोमेन ऑफ, लेकिन थोड़ा बेहतर, स्क्वायर रूट के अंदर e की पावर में साइन इनवर्स में log x टू द बेस 2,
log x टू द बेस 2। अब स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पहला वाला फंक्शन बाहर का आर क्लब का नहीं, मैं उसे बना सकता हूँ। y इज इक्वल टू ई की पावर में आपके पास लगा हुआ है साइन इनवर्स के अंदर log x टू द बेस 2, और इस पूरे की पावर में लगा हुआ है 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब ये तो होता है 1/2, और आपको पता है ये जो 1/2 है ये इस पावर से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास निकल कर आया ई की पावर में साइन इनवर्स के अंदर log x टू द बेस 2 अपॉन 2, ठीक है। अब ई की पावर से पूछा, ई की पावर ने फौरन कह दिया हम आर क्लब के हैं भैया, हमारी पावर में तुम कुछ भी पुट करते जाओ, हम सारी वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साइन इनवर्स की तकलीफ आ गई, साइन इनवर्स ने कहा मेरे अंदर जो बैठा हुआ है वो -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए। फौरन बात हो गई कि log x टू द बेस 2 किसके बीच में रहेगा, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। और log की तकलीफ आ गई अपनी निकल के, उसने कहा x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। साइन इनवर्स आर क्लब का नहीं था कि अंदर वाले पे शिफ्ट कर देता, साइन इनवर्स कहता मेरे अंदर वाले फंक्शन को एग्जिस्ट कराने के लिए उसकी वैल्यू -1 से 1 में रहनी चाहिए, ठीक है। log ने कहा जो हमारे अंदर जो x बैठा है वो ग्रेटर देन 0। इसको आपको सॉल्व करना, आपको पता है log की जिसकी बेस 1 से बड़ी होती है उसमें आप log हटाओगे 2 इधर उधर जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। 2 की पावर में -1 x 2 की पावर में 1, ठीक है। ये कितना आया 1/2 से लेकर x जो है वो 2 तक आ गया, ये x ग्रेटर देन 0 है। दोनों में आपने इंटरसेक्शन ले लिया, 0 1/2 और 2, ये कह रहा है 0 से बड़ा रखो, ये दोनों कह रहे हैं कि भाई 1/2 से 2 में हमारा काम चल जाएगा। आपको पता है इंटरसेक्शन लोगे x बिलोंग्स टू 1/2 टू 2, जब x की वैल्यू ये रहेगी तब ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर सर 1/2 पावर नहीं आया तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला अगर हम पॉजिटिव रखें, तो आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर बैठा हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो बात वहां पे भी खत्म हो सकती थी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगला देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, डोमेन ऑफ किसका डोमेन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट में आपके पास x² प्लस x प्लस में साइन इनवर्स के अंदर अंडर रूट में आपके पास x² प्लस x प्लस 1, tan इनवर्स में, ठीक है। इसका डोमेन बताना है आपको। आपको पता है ये एक फंक्शन बैठा है, वो दूसरा फंक्शन बैठा है, अगर दो फंक्शन का सम आ जाए आपके पास तो आप इसका डोमेन और इसका डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन लेते हो, ठीक है। अच्छा, आप पहले वाले का डोमेन निकाल लेंगे, tan इनवर्स ने कह दिया मैं हूं आर क्लब का, इसका डोमेन निकालना है उसका अलग निकालना है, तो इसके डोमेन इसने कहा अंदर वाले से पूछ लो। अंदर बैठा था स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ने कहा मेरे अंदर जो बैठा है x² प्लस x इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और x² प्लस x खुद अपने आप में पॉलिनोमियल था, उसकी कोई तकलीफ नहीं थी, स्क्वायर रूट की तकलीफ की वजह से ये आया है। अच्छा, साइन इनवर्स की क्या तकलीफ थी, साइन इनवर्स की तकलीफ थी कि उसके अंदर जो बैठा है -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए अंडर रूट में x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। और स्क्वायर रूट की क्या तकलीफ थी कि उसके अंदर जो बैठा है x² प्लस x प्लस 1 इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये किसकी प्रॉब्लम, ये स्क्वायर रूट के tan इनवर्स वाले की। ये किसकी, साइन इनवर्स ने कहा मेरे अंदर जो फंक्शन है वो -1 से 1 के बीच में रहेगा, स्क्वायर रूट ने कहा मेरे अंदर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पॉजिटिव रहना चाहिए। आपको पता है ये इसके लिए आएगा x बिलोंग्स टू r, x² प्लस x प्लस 1 जो क्वाड्रेटिक है उसका d इज लेस देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0, d नेगेटिव और a पॉजिटिव में दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, x बिलोंग्स टू r। इसको आप सॉल्व कर लाओगे बहुत सिंपली, x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आपने दो वैल्यू लगाई, एक -1 और एक 0, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है, इधर और इधर। इसको सॉल्व करने के लिए बात क्लियर करनी है, ये अपने आप में स्क्वायर रूट है पॉजिटिव क्वांटिटी, ये कैसा है नेगेटिव। ये पूछ रहे हैं कि x की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव बड़ा होगा नेगेटिव से, आपने कहा वो हर वैल्यू के लिए होगा। ये जो इधर वाली इनइक्वालिटी लिखी है इट इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, और जैसी ऑलवेज ट्रू वो आपने इग्नोर कर दिया, इग्नोर करके आपके पास क्या बचा, अंडर रूट में x² प्लस x प्लस 1। कई बार बता चुका हूं मैं इग्नोर कैसे करना है आपको, अब तो हम यूज करेंगे, बार बार क्या ऐसी बात पाएंगे कि इग्नोर क्यों किया। इतना पार्ट बचा, अब दोनों साइड पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग कर दूं, मैंने स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। यहां से आपके पास क्या निकल कर आया, यहां से निकल कर आया x² प्लस x इज लेस देन और इक्वल टू 0। इधर से क्या लिखा हुआ था, x² प्लस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, इधर क्या आया था, x बिलोंगिंग टू r।
वो निकाल लिया था सर आपने सॉल्व करके, अरे छोड़ो उसको, अभी नई चीज सीखो। वो आ रहा है x बिलोंग्स टू r, उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप इंटरसेक्शन लेने जाओगे आपको पता है, आप छोटा वाला पार्ट लेते हो, रियल नंबर तो पता ही है हमारे पास है सारे के सारे, उसको हटाओ। इंटरसेक्शन में वो कभी नहीं जीतेगा, वो सबसे बड़ा सेट है, ठीक है। ये आपका है एक एक्स स्क्वायर प्लस एस ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू जीरो, मतलब ये t मान लूं अगर मैं इसको, t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का इंटरसेक्शन t लेस देन और इक्वल टू के साथ, ठीक है। मतलब क्या बात हो रही है, ये रहा जीरो, एक पार्टी कह रही है t की वैल्यू जीरो से बड़ी, एक पार्टी कह रही है t की वैल्यू जीरो या जीरो से छोटी, ठीक है। दोनों राजी कहां पर है, t इज इक्वल टू जीरो पर, मतलब आपके पास सिर्फ एक वैल्यू निकल कर आई, आपके पास निकल कर आया t इज इक्वल टू जीरो। t इज इक्वल टू जीरो का मतलब x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब x की सिर्फ दो वैल्यू आई, जीरो और माइनस वन। तो आपका डोमेन ऑफ फंक्शन दो वैल्यूज, कोई इंटरवल नहीं, सिर्फ दो वैल्यूज। x की वैल्यू अगर आप जीरो डालोगे तो ठीक रहेगा, माइनस वन डालोगे तो ठीक रहेगा, इसके अलावा कभी ठीक नहीं रहेगा, जीरो पे और माइनस वन पे। क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो ये तो कर जाएगा एग्जिस्ट, वो नहीं करेगा, मतलब उस स्क्वायर रूट की वैल्यू माइनस वन से वन में नहीं लाई करेगी। अगर उसकी वैल्यू आपने लेस देन इक्वल टू जीरो ले ली तो वो कर जाएगा, तो ये नहीं करेगा। तो सिर्फ इक्वल टू जीरो ऐसी है जहां पे दोनों राजी हैं, तो इक्वल टू जीरो रख दिया, वहां से दो वैल्यू आई, कोई इंटरवल नहीं आया इसके बीच में, इसीलिए लगाया करली ब्रैकेट कि सिर्फ दो वैल्यू डोमेन में। अगला क्वेश्चन देखो, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स के अंदर वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स, इसका डोमेन बताना है। अच्छा, क्या करें इसके डोमेन में? आपको पता है एक तो परेशानी ये है कि ये जो डिनोमिनेटर में x से जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो अभी हो जाता है एडजस्ट। साइन इनवर्स के अंदर जो फंक्शन बैठा हुआ है वो माइनस वन से वन के बीच में, देखना इसमें ध्यान से, एक और तरीके से देखेंगे कि डोमेन निकालने के लिए वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स शुड लाई बिटवीन माइनस वन एंड वन। अच्छा, एक कंडीशन आएगी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मैं दिखाता हूं ये कंडीशन रिडंडेंट क्यों है, रिडंडेंट क्यों है, उसे लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। कि आपको पता है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस इनइक्वालिटी में x नीचे आ रहा है, तो वो वाली कंडीशन जो है डोमेन से ना निकलने के बजाय इनइक्वालिटी अपने आप निकाल देगी कि x डिनोमिनेटर में भाई x जीरो नहीं हो सकता। अरे इनइक्वालिटी सॉल्व करते में देखते थे ना डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर जिस पे जीरो होता है वो लेके नहीं जाते, तो आपको वो अलग से कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। करूं इसको सॉल्व, मैं अलग तरीके से कर रहा हूं, इसके अंदर दो केस बना के सॉल्व किया था वैसे तो ये, ठीक है, कि ये x पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, ठीक है, वो केस अभी बना रहा हूं मैं, ठीक है। आपको पता है कि अगर आपके पास कोई a लिखा हुआ है माइनस वन से वन के बीच में, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ a लेस देन इक्वल टू वन है आपकी कंडीशन है। अगर मॉड्यूलस ऑफ a लेस देन इक्वल टू वन होता है तभी तो ये आता है, तो अगर ये लिखा हुआ उसे ऐसे बंद कर दूं, इसका मतलब इसका मॉड्यूलस आपका एक से छोटा रहेगा, मॉड्यूलस में वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो फंक्शन ऊपर नीचे लिखे हुए हैं a और b, तो a पे मॉड्यूलस लग जाएगा और b पे लग जाएगा, तो मॉड्यूलस में वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड्यूलस में टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन। इतनी बात में तकलीफ नहीं। अच्छा, फिर आपको एक बात पता है कि वन प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड्यूलस लगा हुआ है, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी। कैसे? एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, उसमें वन ऐड कर दोगे तो ये पूरी वैल्यू एक से बड़ी है हमेशा, एक या एक से बड़ी, इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर मॉड में गया तो मॉड एज इट इज बाहर निकाल देगा। तो ये तो आया वन प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको पता है ये निकल गया टू मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन। यहीं पे फौरन निकल आती है कंडीशन कि एक्स जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, डिनोमिनेटर में बैठा है। अब आपको पता है लेकिन मॉड्यूलस ऑफ एक्स, टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वन प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू टू मॉड एक्स। यहां से आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस में टू मॉड एक्स प्लस वन इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। इसको अगर मैं लिख लूं तो मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस में टू मॉड एक्स प्लस वन लेस देन और इक्वल टू जीरो। आपको पता है एक्स स्क्वायर लिख लो चाहे मॉड एक्स का स्क्वायर लिख लो, बात बराबर है। ये क्यों लिखा है ऐसे? ये दिखाने के लिए कि ये अपने में ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस, मतलब ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, मतलब के मॉड एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू जीरो। ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसके बारे में बोला जा रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू जीरो है। अब यहां से एनालिसिस है, अब यहां से एनालिसिस है। इस बात का मतलब क्या होता है?
मॉड एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज लेस देन 0 और मॉड एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कि या तो वो नेगेटिव है या वो 0 के बराबर है। आपको पता है कि मॉड एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इसके अंदर से इक्वालिटी को होल्ड करवाएगा। इक्वालिटी होल्ड करने का मतलब क्या होता है कि ये इसके अंदर दो चीजें लिखी हुई हैं, उसके अंदर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा? ये इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कभी भी लेस देन 0 नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर लेस देन और इक्वल टू 0 रखा है तो उसके अंदर इक्वल टू 0 वाली बात सच है और लेस देन वाली बात सच नहीं है, तो वहां पे सॉल्यूशन आएगा। तो यहां से आपकी एनालिसिस कहती है कि मॉड एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 का मतलब आपके पास मॉड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर 0 है, अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब एक्स की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 1 आ गई। तो दो वैल्यू आई डोमेन में, डोमेन ऑफ फंक्शन में, -1 और 1, सिर्फ दो वैल्यूज। ध्यान से देखना है आपको इसको कि ये क्या लिख दिया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? कोई परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, x बिलोंग्स टू फाई नहीं लिखोगे क्योंकि वो सिर्फ लेस देन 0 नहीं है, वो लेस देन और इक्वल टू 0 है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 0 नहीं हो सकता लेकिन इक्वल टू 0 हो सकता है। इसका मतलब इसके अंदर से ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इसी कंडीशन को लिख लिया। ये तो कर नहीं रहा, ये तो फॉर नो वैल्यूज, ठीक है, वो कर रहा है सेटिस्फाई। तो इसका मतलब होता है कि ये इक्वल टू 0 रहा होगा, तब आपने ये साइन लगा दिया लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 में इक्वालिटी होल्ड्स, हाँ नाम तो लिखवा दूं, इक्वालिटी होल्ड्स सिंस mod x minus 1 का होल स्क्वायर is greater than or equal to this implies equality holds। इक्वालिटी होल्ड्स का मतलब ये होता है कि जो इनइक्वालिटी का साइन है वो गलत लगा हुआ है, वो मतलब जो गलत नहीं लगा हुआ, मतलब कि वो साइन से आपका कोई आंसर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड वाला टर्म है वो पॉजिटिव है और आपकी इनइक्वालिटी कह रही है कि वो नेगेटिव हो जाए। इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही, तो क्या चीज होल्ड कर रही है? इक्वालिटी। अगर यहां पर सिर्फ लेस देन 0 होता, इक्वल टू नहीं होता, तो कोई भी आप वैल्यू x की ऐसी नहीं रख सकते थे जिसपे वो लेस देन 0 आ जाता, तो x बिलोंग्स टू फाई कर देते। अभी आपके पास लेस देन 0 नहीं हो रहा लेकिन इक्वल टू 0 जरूर हो रहा है, तो इक्वल टू 0 वाला होल्ड करवा दिया, वहां से x की वैल्यू प्लस माइनस 1 निकल आई। डोमेन में दो वैल्यू निकल आई। ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर माइनस में साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस में 3 साइन इनवर्स x -2। अच्छा, 3 साइन इनवर्स -2, ठीक है। सॉल्व करने के लिए मैं मानता हूं कि लेट साइन इनवर्स x को मैंने t मान लिया, ठीक है। अभी पहले मैं इनइक्वालिटी सॉल्व करना चाह रहा हूं स्क्वायर रूट वाली। अगर मुझे इसका डोमेन निकालना है तो ये लगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म बैठा है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब आपका माइनस में टी स्क्वायर प्लस में 3t -2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, टी स्क्वायर -3t + 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। t -1 और t -2 लेस देन और इक्वल टू 0। ये आया 1, ये आया 2, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, मतलब t आपका लाई करेगा 1 से लेकर 2 के बीच में। अच्छा, t लाई करेगा लेस देन वाला चाहिए ना, 1 से 2 क्लोज इंटरवल पे। t की वैल्यू कितनी थी? साइन इनवर्स। इसका मतलब आपका साइन इनवर्स x जो है वो 1 से लेकर 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। इस केस के अंदर भी आपको पता है कि साइन इनवर्स x की वैल्यू 2 से छोटी जा रही। क्या करूं मैं? करता हूं ना, साइन इनवर्स x की वैल्यू 2 से छोटी, मैं इसको इधर उधर ले जाता हूं, इसको इधर उसको उधर। अच्छा, साइन इनवर्स में अगर मैं साइन इनवर्स हटा रहा हूं तो आपको पता है साइन इनवर्स अपने आप में इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, तो इधर आएगा sin 1 x और यहां पर आएगा sin 2, sin 1 और sin 2। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि x की वैल्यू sin 1 से sin 2 के बीच में रहनी चाहिए। एक्चुअली थोड़ा सा इसको ठीक कर दूं मैं, और इसके अंदर नहीं तो अगर मैं sin 2 पे ले जाऊंगा ना तो बात बढ़ जाएगी और ज्यादा आगे। इससे अच्छा बात यहां बढ़ाकर यहां बढ़ाऊंगा तो कम बढ़ेगी।
देखो वी नो दैट, हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स अपने आप में कहां से कहां के बीच में लाई करता है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। ध्यान से समझना, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, फिर से लिख रहा हूं, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में लाई करता है। π/2 की नियरली वैल्यू 1.57 होती है, ठीक है, जो अपने आप में किससे, 2 से छोटी होती है, 2 से छोटी होती है। आपके पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, 1 से लेकर 2 के बीच में लाई कर रहा है। आपको पता है वो 2 से छोटा तो हमेशा रहता है, 2 से छोटा हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 जाती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1.57 जाती है, तो 2 से तो हमेशा छोटा रहेगा। तो यहां पर इस मैक्सिमम वैल्यू की जगह मैंने क्या किया कि साइन इनवर्स एक्स आपका 1 से लेकर π/2 कर दिया, 1 से लेकर π/2। या आप ये कर सकते हो, इट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ऑलवेज ट्रू करके कैसे करेंगे वो भी समझाता हूं, कि आपने कहा 1 से लेकर आपका साइन इनवर्स एक्स 2 के बीच में, ये पार्ट आपका ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। क्यों ऑलवेज ट्रू है? क्योंकि साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू आती है π/2 और π/2 2 से छोटा होता है। ये पूछ रहे हैं एक्स की किस वैल्यू के लिए साइन इनवर्स 2 से छोटा रहेगा, आपने कहा वो हमेशा 2 से छोटा ही रहता है, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ऑलवेज ट्रू है, इग्नोर कर दिया। आपके पास निकल कर आया साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जैसे ही आपके पास ये निकल कर आया, आपने बोला लेकिन ग्रेटर देन 1 तो ठीक है, लेकिन वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स जो है वो 1 से तो बड़ा है, लेकिन हमेशा किससे छोटा रहेगा, π/2 से। ऐसे निकाल सकते हो, π/2 से छोटा। अच्छा, π/2 से छोटा हो गया। अब आपने लगा लिया इधर, ये कितना आया यहां पर, साइन 1 आया एक्स, ये कितना आया 1। साइन इनवर्स इधर गया और साइन इनवर्स इधर गया, इनइक्वालिटी के साइन पे असर नहीं पड़ेगा, आपको पता है, क्योंकि इनवर्स, ये जो साइन इनवर्स होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो साइन 1 और 1 लग गया, साइन 1, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा, और क्या बात थी इसके अंदर? और ये बात थी कि ये जो टर्म लिखा हुआ था इतना बड़ा, इसके अंदर एक तो स्क्वायर रूट था, सॉल्व कर लिया, एक साइन इनवर्स था। साइन इनवर्स के अंदर जो एक्स बैठा है वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। आपको पता है जो एक्स है आपका वो लाई करना चाहिए -1 से 1 के बीच में। और आपको पता है ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये छोटा है, दिखाता हूं, -1 साइन 1 और 1, ठीक है। एक पार्टी कह रही -1 से 1 के बीच में रखो, एक कह रहे साइन 1 से 1 के बीच में, ठीक है। आपका इंटरसेक्शन लोगे तो कितना आंसर आएगा, साइन 1 से लेकर 1 तक डोमेन निकालना। साइन 1 की वैल्यू कितनी होती है? देखो, साइन 1 का मतलब हुआ, साइन 1 का मतलब हुआ साइन 1 रेडियन, और 1 रेडियन का मतलब हुआ साइन 57 डिग्री, नियरली इक्वल टू 57 डिग्री, ठीक है। 1 रेडियन 57 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, 1 डिग्री नहीं है वो, 1 रेडियन है। 57 डिग्री मतलब के आसपास होगा √3/2 के, क्योंकि 60 डिग्री के पास है ना। √3/2 से थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा √3/2 से, लेकिन √3/2 से जो नंबर छोटा है, √3/2 खुद 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। यहाँ √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7। 1.7 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.85 निकल कर आएगा। 0.85 1 से छोटी वैल्यू है, तो वो 1 से पहले लाई करेगा साइन 1, साइन 1। लेकिन सर हमने तो ये पढ़ा है कि थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है, जब आपका थीटा बहुत छोटा होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल। आपने पढ़ा फिजिक्स में ये अप्रोक्सीमेशन कि थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है जब आपका थीटा जो है बहुत छोटा होता है। तो ये तो छोटा ही है 1, नहीं 1 छोटी वैल्यू नहीं है, रेडियन में तो 1 बहुत बड़ी वैल्यू है। वो जब छोटे की बात करते हैं ना, तो मेनली जब इसमें थीटा जो होता है ना, अगर 1 डिग्री होता तो वो बहुत छोटा है। 1 डिग्री अपने आप में रेडियन में बहुत छोटा जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा आंसर। जब थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री होगा तब थीटा बराबर साइन थीटा आप लिख देते हो, थीटा बराबर साइन थीटा। रेडियन में नहीं कि साइन 1 आया तो 1 लिखने, अगर जो साइन 1 था वो 1 के बराबर होता है, नहीं। ये आपने पढ़ा है ना थीटा साइन थीटा के, थीटा वेरी स्मॉल, उसमें आप 1 डिग्री लेते थे। 1 डिग्री को जब आपका 1 डिग्री आता है तब आप कर देते थे ऐसा कि थीटा और साइन थीटा बराबर है, 1 डिग्री के बराबर एंगल। 1 रेडियन पे नहीं होता ऐसा, 1 रेडियन तो 57 डिग्री होता है, बहुत बड़ा एंगल होता है, ठीक है। तो साइन 1 से 1, अच्छा आपको कोई 57 डिग्री पे नहीं ले जाना, आपको साइन 1 से 1 रखना है बस। साइन 1 अपने आप में अंडरस्टूड वैल्यू है, ठीक है। इतनी बात में प्रॉब्लम नहीं। सर उससे क्यों नहीं गए 2 से? 2 से मैं आपको तकलीफ समझाऊं क्या है।
क्या था हमारे पास, साइन इनवर्स 1 से 2 के बीच में आ गया। एक बहुत बड़ी तकलीफ आती है, साइन इनवर्स x जो है वो 1 से लेकर 2 के बीच में आ गया। ठीक है, यहाँ से आपका x की वैल्यू आपके पास साइन 1 से साइन 2 में चली गई। ठीक है, एक आपका x जो है वो -1 से 1 में चला गया, -1 से 1 में चला गया। अच्छा, ठीक है, अब ये आया -1, ये आया 1, यहां पर आया साइन 1 और यहां पर आया साइन 2 मान लो। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बताऊं, हाँ ऐसे ही होगा, चलो साइन 1 और साइन 2। क्यों सर, साइन 2 जो है वो 1 से छोटा आएगा? अरे साइन की सारी वैल्यूज, ये साइन जो होता है, साइन इनवर्स नहीं, साइन की सारी वैल्यूज 1 से छोटी ही होती हैं, चाहे उसके अंदर 2 डालो चाहे 200 डाल दो, 1 से छोटी होती है। ये आ गया। अब आपका ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साइन 1 से लेकर साइन 2 के बीच में, ये कह रहा है कि -1 से 1 में। आपका आंसर जो निकल कर आता वो आता x बिलोंग्स टू साइन 1 टू साइन 2। ठीक है, जो अपने आप में गलत आंसर है, क्योंकि हमने अभी निकाला साइन 1 से 1 जा रहा है। आप बोले सर आपने कुछ गड़बड़ करी है, साइन 2 जो है 1 के बाद आएगा। अरे साइन 2 1 से बड़ा कैसे हो सकता है? साइन 2 जो है वो है तो साइन की ही वैल्यू, और साइन की वैल्यू हमेशा कैसे छोटी रहती है? 1 से छोटी रहती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने रेंज नहीं पढ़ी है। मेन बात ये है, ये आता है पाई, ये आता है π/2, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 1, π/2 1.57 होता है ना। आप साइन 1 से साइन 2 के बीच की वैल्यू निकाल रहे हो, मतलब आपका जो साइन इनवर्स है 1 से 2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, मैं बताऊं आपका साइन का ये ग्राफ आ रहा है, साइन का ये ग्राफ आ रहा है। अच्छा, साइन की वैल्यू साइन 1 से साइन 2 जा रही है ना, साइन का ये ग्राफ आ रहा है। अगर साइन का ये ग्राफ आ रहा है तो साइन कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है? नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर में अगर आपको मैं दिखाऊं तो सबसे नीचे की वैल्यू जो साइन की आ रही है वो साइन 1 आ रही है, और सबसे ऊपर की वैल्यू साइन 2 नहीं आ रही, साइन 2 तो यहां की वैल्यू है। सबसे ऊपर की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। अरे ये क्या हो गया? अगर आपका x 1 से 2 जा रहा है, ये वाला x नहीं, इस ग्राफ में x y = sin x में x 1 से 2 जा रहा है, तो sin x की वैल्यू कहां से कहां जा रही है? x अगर 1 से 2 गया है तो sin x की वैल्यू sin 1 यहां थी और sin 2 यहां थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सीधी सीधी गई है, ये पहले ऊपर गया है फिर नीचे आया है। तो ऊपर कहां तक गया है? मैक्सिमम ऊपर गया है 1 तक, 1 तक जाता है ना साइन। तो यहां पे ये sin 1 से sin 2 नहीं जाएगा, sin 1 से 1 ही जाती मैक्सिमम, लेकिन वो आप वहां नहीं देख पाते, आपको यहां देखना पड़ता। और ये देखना भी आपको ठीक से आता नहीं। मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि रेंज में आप पढ़ोगे ना, ये सब ये रेंज में पढ़ाया था, रेंज बता रहे हैं हम कि अच्छा यहां 1 से लेकर 2 में गए जब x की वैल्यू 1 से, किस x की? इस x की नहीं कह रहा मैं y = sin x में अलग बात दिखा रहा हूं इनको दिखाने के लिए कि आपका x y = sin x में अगर आपका x जो है वो 1 से 2 में चला गया तो sin x कहां से कहां जाएगा? तो 1 पे तो वैल्यू sin 1 मिलेगी और 2 पे sin 2 मिलेगी, लेकिन जो sin x जो y की वैल्यू है वो नीचे से नीचे की sin 1 मिली है और ऊपर से ऊपर की 1 मिली है, sin 2 नहीं मिली है, वो ऊपर से ऊपर की 1 मिली है। तो sin 1 से 1 जाती वैल्यू, ये आप यहां नहीं कर पाओगे, यहां नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं दूसरे मेथड से ले गया। मुझे पता था कि अगर मैं ये कर दूंगा तो अभी वो तकलीफ आती, मैंने वो तकलीफ फिर भी बता दी आपको कि जिसको समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो पढ़ेंगे। अभी 3-4 क्लास का सब्र रखो, सब पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं π/2 से ले गया उसको कि ठीक है वो तो ऑलवेज ट्रू है, साइन इनवर्स हमेशा 2 से छोटा है, इसका मतलब ये रह गया। लेकिन हमको ये बात नोन है, हमें ये नोन है कि वो π/2 से तो हमेशा छोटा रहता है, 1 से बड़ा दे रखा है, π/2 से छोटा हमेशा रहेगा, उससे निकल आएगा आपका ठीक। तो हमारे दिमाग में वो नहीं आया तो ये, अरे तो जब एग्जाम देने जाओगे तो सब पढ़ चुके होगे ना, आगे रेंज भी तो पढ़ चुके होगे, तभी कर लोगे। ये छोटी छोटी बात ध्यान में रखनी होती है। खैर आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? डोमेन ऑफ, किसका डोमेन है भाई? y = जैसा क्वेश्चन लिखा था वैसे लिख देता हूं। log की बेस में 2 है ये, ठीक है, फिर log की बेस में 3 है ये, अच्छा, फिर log की बेस में ही 4/π है, अच्छा,
फिर उसके बाद आर्क 10 की पावर है -1 है। आपको बता दूं कि आर्क 10 जो है वो क्या होता है, 10 इनवर्स आर्क 10x। आर्क 10x हुआ 10 इनवर्स x। आर्क क्यों लिखते हैं, एंगल होता है ना आर्क, और 10 इनवर्स अपने आप में थीटा होता है, एंगल को दिखाता है, ठीक है, कि पावर में आया है -1। ऐसे यहां पर -1 लगाना, थोड़ा ये पुराने जमाने में मैथ्स में आर्क लिखा जाता था, इसको इनवर्स नहीं लगाया जाता था, आर्क लिखा जाता था, आर्क 10। लेकिन वो होती क्या चीज, आर्क साइन क्या होगा, साइन इनवर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका डोमेन बताना है आपको, इसके डोमेन है। तो इसको वैसे लिख लें जैसे हम जानते हैं y इज इक्वल टू log 2, यहाँ पर लगा हुआ है log की बेस में 3, यहाँ पर लगा हुआ है log की बेस में 4/पाई, और इसके अंदर लिखा हुआ है tan इनवर्स x की पावर है -1, मतलब 1/10 इनवर्स x। तो सबसे पहले तो ये वाला log कहेगा कि मेरे अंदर जो बैठा हुआ है उसे रखो पॉजिटिव, मतलब कि log की बेस में 3, log की बेस में 4/पाई, और यहाँ पर tan इनवर्स x की पावर है -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरा ये जो ये वाला log ये कहेगा मेरे अंदर जो बैठा है उसे रखो पॉजिटिव, log की बेस में 4/पाई, यहाँ पर tan इनवर्स x की पावर है -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये वाला log कहेगा मेरे अंदर जो बैठा है tan इनवर्स की पावर है -1, मतलब 1/10 इनवर्स x, इसको रखो पॉजिटिव। tan इनवर्स क्या कहेगा, tan इनवर्स कहेगा हम तो आर क्लब के, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारा तो डोमेन आर है, हमारी कोई तकलीफ ही नहीं है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। इनको करता हूं, पहले इस log को हटाऊंगा, इसकी बेस 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी बेस है, 3 उधर जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। log की बेस में आया 4/पाई, और यहां पर आया tan इनवर्स x की पावर है -1 शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। इन दोनों का अगर मैंने इंटरसेक्शन ले लिया तो ये वाला आंसर आएगा आपका। क्यों, ये सेम टर्म ये कह रहे हैं कि x की किस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 है, ये कह रहे हैं x की किस वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 1 है। मान लो ये t है, t ग्रेटर देन 1 पूछा है और t ग्रेटर देन 0 पूछा है, अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर क्या आएगा, t ग्रेटर देन 1। वो कंडीशन रिडंडेंट हो गई, रिडंडेंट। यही सेम टर्म तो आया, यही सेम टर्म ग्रेटर देन 1, यही सेम टर्म ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर आपने log हटाया, ये वाला tan इनवर्स x की पावर है -1 आया, इज ग्रेटर देन 4/पाई। अच्छा, 4/पाई अपने आप में 1 से बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर देन 1। क्यों, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 4 में अगर 3 पॉइंट समथिंग का डिवाइड है 1 से बड़ी वैल्यू, और 1 से बड़ी बेस का log हटा रहा हूं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। 4/पाई की पावर है 1, ये आ गया, ये क्या लिखा था, 1/10 इनवर्स। वो तो हट चुकी कंडीशन, और आपके पास 1/10 इनवर्स ग्रेटर देन 0। एक ये कंडीशन और एक वो कंडीशन। इस कंडीशन में मैं आपको बता दूं, आपको पॉजिटिव चाहिए, ये अपने आप में खुद पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है कि हाँ 1 तो पॉजिटिव होता है। आपके पास एक फ्रैक्शन लिखा है, वो फ्रैक्शन आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए। फ्रैक्शन कभी भी पॉजिटिव कैसे होते हैं कि या तो दोनों पॉजिटिव हो जाएं या दोनों नेगेटिव हो जाएं। आपको पता है कि अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये अपने आप में दबाव बनाता है, प्रेशर, कि भाई तुम्हें भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर इस टर्म को ग्रेटर देन 0 आना है और ऊपर वाला पहले से पॉजिटिव है तो नीचे वाले को पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब यहां से आप क्या कंडीशन लिख दोगे कि tan इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, tan इनवर्स x किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो। अच्छा, tan इनवर्स x अगर 0 से बड़ा है तो आपको पता है tan इनवर्स x 0 से बड़ा तो चाहिए, लेकिन वो हमेशा किससे छोटा रहता है, π/2 से छोटा रहता है। अच्छा, π/2 से छोटा रहता है। तो x की वैल्यू आते हैं इस पे, tan इनवर्स x आपको ग्रेटर देन 0। अच्छा, ग्रेटर देन 0 अगर आपको पता चल गया, आपको यहां पर पता चल गया कि x की हमें वही वैल्यू चाहिए जिसमें tan इनवर्स ग्रेटर देन 0। जैसे ही आपको ये पता चला, आप इसको उठा के यहां ले गए, इसको यहां, ठीक है। उस tan इनवर्स ने कहा, उधर जो लिखा था कि भैया हम पॉजिटिव रहेंगे, किससे आगे कहा, इससे आगे कहा। इसने कहा अच्छा हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इधर देखो आया पाई, इधर आया 4 ग्रेटर देन, इधर क्या आ गया tan इनवर्स x, ठीक है। ये अपने आप में पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन 0 चाहिए था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। जैसे ये पॉजिटिव हो गया, ये भागता हुआ इधर आया, इसने कहा भाई हम पॉजिटिव हो गए।
हम पॉजिटिव हो गए, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो अब आराम से, हमें x की वही वैल्यू चाहिए इस पे हम पॉजिटिव रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास क्या आया, tan इनवर्स x इज लेस देन π/4। ठीक है, इधर से क्या आया था, tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0, तो π/2 भी लगाने के बजाय मैं इंटरसेक्शन लेकर लगा दूं कि आपका tan इनवर्स x कहां से कहां के बीच में रह रहा है, 0 से लेकर π/4 के बीच में। tan इनवर्स अपने आप में इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से लेकर x कहां के बीच में रहेगा, 1 के बीच में। ठीक है, कोई परेशानी इसके अंदर, वहां पे 0 से इनफाइनाइट निकलता, यहां पे आपका लेस देन 1 निकल आता, तो 0 से 1 इंटरसेक्शन। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कैसे कैसे हम गए, ये पॉजिटिव होना था, उसकी वजह से ये पॉजिटिव हो गया, ये जैसे पॉजिटिव हो गया इसने कहा भाई पॉजिटिव हो चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आराम से, π/4, tan इनवर्स π/4 से छोटा रहेगा ये, और यहां पहले ही पता चल चुका है कि tan इनवर्स ग्रेटर देन 0 तो है ही, ग्रेटर देन 0 लेस देन π/4 कितना आएगा, x 0 to 1, tan इनवर्स को इधर उधर ले जाओ, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात में प्रॉब्लम नहीं है, अभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक सेकंड स्टार्ट करते हैं अभी। अच्छा, क्या है कि डोमेन का क्वेश्चन जो है ना वो तो होता ही रहेगा, एक डोमेन का हुआ, अभी आ जाएंगे, और आगे एक और फंक्शन हमारा रह गया, उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, कौन सा आपका, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r, डोमेन r हो गया इसका भी, डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन ये हुआ, ठीक है, डिनोटेड बाय, ठीक है, SGN(x), ठीक है, सिग्नम x। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर करूं कि आप सिग्नम फंक्शन ऐसे देखते हो, ठीक है, आपको लगता है कि सिग्नम फंक्शन ये है, आपको लगता है कि सिग्नम फंक्शन जो है वो मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x है, नहीं, मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x वो तब है जब x 0 नहीं है। अगर यहां पर x की वैल्यू 0 पुट हो गई, 0 पुट हो गई, तो ये 0 अपॉन 0 आ जाएगा, जो आप नहीं निकाल सकते। तो ये फंक्शन ना पीस वाइज डिफाइंड होते हैं कि 0 पे सिग्नम की डायरेक्ट वैल्यू 0 है, वो इससे निकल कर नहीं है ये 0। आपको सर इससे 0 कैसा है, ये सिग्नम फंक्शन सिर्फ तब के लिए जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 डायरेक्टली, सिग्नम की डेफिनेशन ही ये कहती है कि सिग्नम x इज इक्वल टू 0 व्हेन, जब आपका x 0 है। सर इसमें 0 पुट करेंगे तो नहीं होगा, ये तो बता रहा हूं कि ये नहीं है सिग्नम, जब x 0 है तब सिग्नम x इसके बराबर नहीं होता, कि इसमें पुट करके 0 निकाला है क्या, नहीं, इसमें पुट करके नहीं निकाला। सिग्नम x की डायरेक्टली डेफिनेशन होती है कि जब x 0 है तो सिग्नम 0 है, अंदर वाला फंक्शन, मतलब x क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे अंदर वाला फंक्शन जब 0 है, x 0 मतलब अंदर जो बैठा है, तब सिग्नम की वैल्यू 0 निकल कर आएगी। और जब आपके अंदर वाला फंक्शन आपका 0 नहीं है, तो आपको पता है कि वो उसका मॉड अपॉन वही फंक्शन। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये 0 यहां से आया है, नहीं, यहां से नहीं आया है, सिग्नम की डायरेक्ट वैल्यू 0 है जब x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात हुई है। अच्छा, इसमें और मैं डेफिनेशन में बात करूं कि इन्होंने लिखा मॉड x अपॉन x जब आपका x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 नाम की चीज में दो बातें आती हैं कि या तो x पॉजिटिव होगा या x नेगेटिव होगा। ये दो बातें मैंने क्यों डिफाइन करी हैं कि क्योंकि मॉड्यूलस लगा है यहां पर, अगर x पॉजिटिव होगा तो मॉड एज इट इज खुलेगा, एज इट इज खुलेगा मतलब x खुलेगा, x अपॉन x 1 आएगा आंसर। मैं आपके सामने लिखता हूं कि जब आपका x ग्रेटर देन 0 है तब ये आएगा आपका x अपॉन x, जब आपका x लेस देन 0 है तब ये आएगा माइनस x अपॉन x, और जब x इज इक्वल टू 0 है तो 0 ही होता है सिग्नम। ये क्या लिख दिया, x ग्रेटर देन 0 है मतलब कि मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव है, एज इट इज खुलेगा, x लेस देन 0 है मतलब मॉड के अंदर वाला नेगेटिव है, माइनस साइन के साथ खुलेगा, माइनस x अपॉन x और 0। ठीक है, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा -1, मतलब आपको यहां से अब पता चल गया कि सिग्नम x जो है वो अपने आप में 3 आंसर देता है, 1, -1 और 0, जब x ग्रेटर देन 0, जब x लेस देन 0 और जब x इज इक्वल टू 0। सिग्नम के 3 आंसर होते हैं, 1, -1 और 0। सिग्नम का एक आंसर हुआ 1 जब x पॉजिटिव है, -1 जब x नेगेटिव है, 0 जब x 0 है। ठीक है, ये बात हुई।
इसके अंदर मैं एक बात क्लियर करूं आपसे, ग्राफ अभी बना रहा हूं उसका, कि अगर हमारे पास सिग्नम के अंदर कोई gx पड़ा हुआ है तो उसका आंसर भी 1, -1 और 0 ही आएगा। लेकिन वो 1 कब आएगा? जब सिग्नम के अंदर जो बैठा है वो पॉजिटिव हो। x पॉजिटिव नहीं रहा, फिर सिग्नम के अंदर आज x नहीं लिखा, सिग्नम के अंदर लिखा है gx। तो जब जब आपका gx पॉजिटिव रहेगा तो सिग्नम ने पॉजिटिव वैल्यू ली तो सिग्नम आंसर कितना देगा? 1। जब आपका gx नेगेटिव होगा, इसका मतलब सिग्नम ने नेगेटिव वैल्यू खाई, सिग्नम आंसर कितना देगा? -1। और जब आपका gx 0 होगा, तो सिग्नम के अंदर 0 गया तो सिग्नम ने आंसर कितना दिया? 0। ऐसी ही बात है, तब x पे बात नहीं रह जाएगी। x थोड़ी रखा है अभी यहां सिग्नम के अंदर, अब gx रखा है, gx पॉजिटिव gx नेगेटिव पे सारी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्राफ बना लूं सिग्नम का, y इज इक्वल टू सिग्नम x। देखना भाई, जब x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 है, y तो सिग्नम के बराबर है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, मतलब 0,0 का पॉइंट मतलब ओरिजिन। जब जब आपका x पॉजिटिव है तो y की वैल्यू 1 है। x पॉजिटिव है मतलब सिग्नम के अंदर पॉजिटिव गया, सिग्नम ने आंसर दिया 1, सिग्नम 1 है मतलब y 1 है। अच्छा, x पॉजिटिव कहां होता है? उस तरफ, उस पूरे तरफ में y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनने वाला, ये रहा। ठीक है। अच्छा, जब जब आपका x नेगेटिव है तब आपका y -1 है। अच्छा, x नेगेटिव है, x नेगेटिव होने का मतलब कि यहां पे नेगेटिव वैल्यू हो गई, सिग्नम ने नेगेटिव खाया, सिग्नम आंसर देगा -1, सिग्नम बराबर है y के। तो जब आपका x नेगेटिव कहां होता है? इस तरफ होता है, इस तरफ आपके y की वैल्यू -1 है। ठीक है, ये सिग्नम का ग्राफ आता है, ऐसे चलता गया, 0 पे ये वैल्यू दी और फिर 0 का अगली वैल्यू यहां पहुंच गई। डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, डिसकंटिन्यूअस। देख रहे हो बात? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। सिग्नम के हमेशा 3 ही आंसर होंगे, अंदर कुछ भी जाए सिग्नम इन 3 वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू नहीं निकालता। आपको पता है डोमेन ऑफ फंक्शन सारे रियल नंबर, वो तो डेफिनेशन में था, लेकिन रेंज ऑफ फंक्शन में सिर्फ 3 वैल्यू, 0, 1 और -1। सिग्नम का आंसर या तो 0 आ रहा है, या y की वैल्यू 1 आ रही है, या -1 आ रही है, अंदर कुछ भी जाता रहे। सिग्नम के अंदर कुछ भी जाएगा, या तो वो पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या 0 होगा। पॉजिटिव होगा सिग्नम आंसर 1 रख देगा, नेगेटिव होगा सिग्नम आंसर -1 रख देगा, 0 होगा तो 0। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, क्या करें इसके अंदर? छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, एग्जाम्पल कर मैं आपको दिखाता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन कि सिग्नम ऑफ x + 2। ठीक है, आपको पता है सिग्नम के 3 आंसर आएंगे, 1, -1 और 0। सिग्नम का आंसर 1 तब आएगा जब आपका x + 2 पॉजिटिव है, -1 तब आएगा जब अंदर वाला फंक्शन x + 2 नेगेटिव, और 0 तब आएगा जब x + 2 = 0 है। यहाँ से आप क्या बताओगे? जब x आपका बड़ा है किससे? -2 से। ये क्या बताओगे? x जब छोटा है -2 से। यहाँ पे क्या बताओगे? x जब बराबर है -2 के। अच्छा, सिग्नम x + 2 को ऐसे डिफाइन करेंगे, 3 आंसर देगा सिग्नम। जब x + 2 पॉजिटिव है, सिग्नम का आंसर 1, y = 1। अच्छा, x + 2 पॉजिटिव x की किस वैल्यू के लिए होता है? ग्रेटर देन -2 के लिए। इसका मतलब कि शिफ्ट हो गया ग्राफ, ये रहा -2। जब x की वैल्यू -2 है तो सिग्नम का आंसर 0 है, मतलब y 0 है। जब आपका x -2 से बड़ा है तो सिग्नम का आंसर 1 है, मतलब y = 1 की लाइन जाएगी। जब x की वैल्यू -2 से छोटी है तो सिग्नम का आंसर -1 है। y = -1। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, ये आंसर है। कहां पे शिफ्ट हो गया? -2 पर। आपको पता है टर्निंग पॉइंट पहले 0 था, 0 पे था, ये ब्रेक 0 पे था, अब -2 है तो -2 पे चला गया। लीनियर के लिए देख रहे हैं ऐसा तो बस। ठीक है, अगला देखो, दूसरा एग्जांपल, y = सिग्नम के अंदर x² - 2x + 1। ठीक है, मतलब आपका लिखा हुआ है ये सिग्नम के अंदर x - 1 का होल स्क्वायर। 3 आंसर, 1, -1 और 0। कब? जब x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, सिग्नम के अंदर वाला जो भी है, x - 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0 है। ये कब? जब x - 1 का होल स्क्वायर = 0 है।
ठीक है, ये कब होता है, ये x इज इक्वल टू 1 पर, x की वैल्यू जब 1 होगी तब ऐसा होगा। ये कब होगा, किसी वैल्यू के लिए भी परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। वो कब होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कब रहता है, वो 1 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू के लिए। ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। हाँ, जब अगर ये 0 नहीं हो रहा तो बाकी सब जगह पॉजिटिव है, और 0 कहां है, x इज इक्वल टू 1 पर, तो 1 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू पे वो ग्रेटर देन 0 है। लेस देन 0 कहां है, किसी x की वैल्यू के लिए नहीं। इसका मतलब ये अपने आप में ये आंसर, सॉरी आंसर -1 ये नहीं आएगा। कैसे, सिग्नम के अंदर अगर नेगेटिव जाता है तब सिग्नम आंसर -1 निकालता है। अगर सिग्नम के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बैठा है, वो नेगेटिव कभी होगा ही नहीं, सिग्नम का आंसर कभी -1 आएगा ही नहीं। तो सिग्नम का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो भाई कैसे बनेगा। ये रहा 1, ठीक है भाई, 1 पे x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 0 है। 1 के अलावा सब जगह पर y की वैल्यू 1 आ रही है, 1 के अलावा सब जगह पर। 1 को छोड़ दो, बाकी सब जगह आपका r-1 के लिए y की वैल्यू 1 है, कोई तकलीफ की बात ही नहीं। तीसरा एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू सिग्नम के अंदर e की पावर में x। आपको पता है 3 आंसर, 1, -1 और 0। कब, जब e की पावर x ग्रेटर देन 0, e की पावर x लेस देन 0, e की पावर x इज इक्वल टू 0। ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 होता नहीं है, नेगेटिव होता नहीं है, वो हमेशा कैसा रहता है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। e की पावर x हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। इसका मतलब सिग्नम ने हमेशा क्यों, कौन सी वैल्यू खाई, पॉजिटिव वैल्यू। सिग्नम ने हमेशा आंसर कितना दिया, 1। ये गया सिग्नम का ग्राफ, y इज इक्वल टू 1, देख लो। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में चौथा पांचवा कौन सा था, फोर्थ एग्जाम्पल। सिग्नम के अंदर आपके पास x² - 4 गया है, आंसर 3 ही निकलेंगे। एक आएगा 1, एक -1, एक 0। 1 कब आएगा, जब x² - 4 ग्रेटर देन 0। ये कब आएगा, जब x² - 4 लेस देन 0। ये कब आएगा, जब x² - 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये तो आएगा x की वैल्यू 2 और -2 के लिए, ठीक है। ये कब आएगा, जब आपका x जो है वो -2 से 2 के बीच में लाई करता है। देख लो, x² इज लेस देन 4 है, कब होगा, जब x -2 से 2 के बीच में। और बाकी वैल्यूज क्या बची, जब आपका x आपका 2 से बड़ा है, यूनियन में x -2 से छोटा है। ध्यान देना, ये मैंने कैसे लिख दिया, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करिए ना, कि अंदर वाला फंक्शन जब पॉजिटिव है, अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव है, वो तो ठीक है, ये कंडीशन। x की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, वो इनइक्वालिटी सॉल्व करके निकाला है। कहां करी इनइक्वालिटी सॉल्व, अरे ये तो बेसिक इनइक्वालिटी है, ये तो सॉल्व फौरन करके रख दोगे, ठीक है। एक वैल्यू देखो 2 पर और -2 पर क्या क्या आएंगे। ये आया आपका यहाँ पर 2 पर 0, यहाँ पर -2 पर 0, ठीक है। x की वैल्यू जब -2 से 2 के बीच में है, तब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब सिग्नम के अंदर वाला नेगेटिव है। सिग्नम ने आंसर -1 दिया, मतलब -2 से 2 के लिए सिग्नम का आंसर -1, y इज इक्वल टू -1। और 2 से आगे सिग्नम का आंसर y इज इक्वल टू 1, और -2 से पहले इसका आंसर y इज इक्वल टू 1। कितने रूट थे अंदर वाले के, 2 और -2, वो रूट पे ब्रेक हो रहा है। आप इधर से आ रहे हो, ब्रेक ब्रेक रूट आया। कैसे देखते हैं इसको, x² - 4 की अगर आपने साइन स्कीम बनाई, मैं समझा लूं, साइन स्कीम अगले क्वेश्चन वगैरह में साइन स्कीम की जरूरत पड़ेगी। तो इधर लगाया प्लस, ये साइन स्कीम किसकी है, ये x² - 4 की, मतलब x² - 4 यहाँ पॉजिटिव है, मतलब सिग्नम पॉजिटिव वैल्यू खा रहा है, आंसर 1 देगा। इतने पार्ट के लिए माइनस, फिर प्लस, ऐसे ही तो लगता है ना टर्निंग पॉइंट निकाल के। आपको पता है इतने पार्ट के लिए x² - 4 पॉजिटिव है, x² - 4 की साइन स्कीम होती है ना, सिग्नम ने पॉजिटिव वैल्यू खाई, 1 आंसर दिया। इतने पार्ट के लिए वो नेगेटिव है, सिग्नम ने आंसर -1 दिया, फिर पॉजिटिव हो गया, सिग्नम ने आंसर 1 दिया। इनइक्वालिटी वाली साइन स्कीम लगा लोगे आप। सिग्नम के अंदर x - 1 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल क्यूब, x - 3 की पावर में 4,
ठीक है भाई, ग्राफ बनाना है आपको, मैं तो लिख ही नहीं रहा आपकी और वैल्यूज, 3 वैल्यू 1 -1 0, ठीक है, ये आया 1, ये आया 2 और ये आया 3, साइन स्कीम लगा लें, ठीक है, ये आएगा राइट साइड मोस्ट साइड में प्लस आता है, आपको पता है पावर 4 है, अगर पावर 4 आ रही है तो आपको पता है यहां पर साइन चेंज नहीं होगा भाई, ये टर्निंग पॉइंट जिस ब्रैकेट से आया उसकी पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ही रहेगा। 2 जिस ब्रैकेट से आया उसकी पावर ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा। 1 जिस ब्रैकेट से आया उसकी पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो रूट आए थे 1, 2 और 3, जो टर्निंग पॉइंट, x की वैल्यू 1 डालने पर अंदर वाला 0, 2 डालने पर 0, 3 डालने पर 0, वहां पर सिग्नम 0 आंसर देगा। इस तरफ ये अंदर वाला टर्म यहां पे पॉजिटिव है, सिग्नम का आंसर 1, यहां पे पॉजिटिव है, सिग्नम का आंसर 1, यहां वो नेगेटिव है, सिग्नम का आंसर -1, यहां वो नेगेटिव है, सिग्नम का आंसर -1। अंदर ये माइनस माइनस क्या लगा हुआ है, इसकी साइन स्कीम लगी हुई है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है तो सिग्नम 1 आंसर देगा, ये नेगेटिव होगा सिग्नम -1 आंसर देगा। सिक्स्थ है ना, कौन सा है सिक्स्थ, ln(x). एक बात क्लियर कर दूं डोमेन ऑफ फंक्शन के लिए, ये आपको पता है ये आर क्लब है, सिग्नम का डोमेन आर, वो पूरे फंक्शन का डोमेन अंदर वाले पे शिफ्ट कर देगा, तो लॉग का डोमेन क्या होता है, x ग्रेटर देन 0, x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा x पॉजिटिव रहेगा, हाँ x पॉजिटिव रहेगा। लॉग का ग्राफ बनाता हूं, ऐसा होता है ना ln(x) का ग्राफ, ठीक है। अब ln(x) की साइन स्कीम लिखने जा रहा हूं, साइन स्कीम का मतलब क्या, कि जब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी, x की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी तो log पॉजिटिव होगा, ये log का ग्राफ बनाया ना, ln(x) मतलब इस ग्राफ का y पॉजिटिव ऊपर, log पॉजिटिव रहेगा, और यहां पर log नेगेटिव रहेगा, और इधर तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर log पॉजिटिव रहेगा तो सिग्नम के अंदर वाला पॉजिटिव है, सिग्नम आंसर 1 देगा, और log नेगेटिव रहेगा तो सिग्नम के अंदर वाला सिग्नम आंसर -1 देगा, और यहां पर ओपन, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो नहीं सकती। और आपको पता है x की वैल्यू अगर मैंने 1 रख दी तो log की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिग्नम के अंदर 0 जाएगा, सिग्नम कितना आंसर देगा 0, देखो आराम से, -1 1 0, कोई परेशानी नहीं इतनी बात में। सेवेंथ आपका क्या आता है, सिग्नम के अंदर आपके पास साइन इनवर्स x, सिग्नम साइन इनवर्स x, इसका ग्राफ देखना है आपको, ठीक है। साइन इनवर्स का ग्राफ बनाता हूं जरा, एक तो बात पक्की है कि भैया x तो -1 से 1 रहेगा, इससे बाहर तो ग्राफ बनना ही नहीं है, इससे बाहर तो ग्राफ ही नहीं बनना, क्योंकि सिग्नम तो आर क्लब का है, वो कहेगा डोमेन निकालने के लिए अंदर वाले से पूछो, अंदर वाला साइन इनवर्स उसने कह दिया x की वैल्यू -1 से 1 के बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। जब x की वैल्यू यहां लाई कर रही है तो उस टाइम पे साइन इनवर्स ये है, ये साइन इनवर्स ग्राफ है, साइन इनवर्स पॉजिटिव है, साइन इनवर्स पॉजिटिव है, सिग्नम आंसर कितना देगा 1। जब x की वैल्यू यहां पर है तो साइन इनवर्स नीचे आ गया, मतलब साइन इनवर्स नेगेटिव है, सिग्नम के अंदर नेगेटिव गया, सिग्नम ने आंसर कितना दिया -1, और यहां पर साइन इनवर्स 0 होता है, सिग्नम का आंसर 0। ये ब्लैक में क्या बना हुआ है, ये सिग्नम का ग्राफ बना हुआ है, कहां पे पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है आपके लिए तकलीफ की बात नहीं है। आठवां देखो, सिग्नम के अंदर आपके पास आया कॉस इनवर्स x, ठीक है। आपको एक बात अच्छे से पता है, सिग्नम के अंदर कॉस इनवर्स आने में कि x की वैल्यू तो -1 से 1 में रहेगी, क्योंकि सिग्नम तो आर क्लब का है, वो कहेगा डोमेन के लिए अंदर वाले से पूछ लो, कॉस इनवर्स ने कहा हमारा x -1 से 1 के बीच में रखो, आपने फौरन लाइनें बना दी, कॉस इनवर्स का ग्राफ भी बना लिया, या आती है 1 वैल्यू या आती है, इसके बीच में ग्राफ रहना है, ठीक है। -1
-1 से लेकर 1 तक, 1 से पहले पहले तक कॉस इनवर्स जो है पूरा पूरा ऊपर है। अगर कॉस इनवर्स ऊपर है इसका मतलब कॉस इनवर्स पॉजिटिव है, और कॉस इनवर्स पॉजिटिव है तो सिग्नम के अंदर क्या है, पॉजिटिव, तो सिग्नम आंसर देगा 1। लेकिन आपको पता है जब x की वैल्यू 1 आएगी, आपको पता है ना इसका आंसर कितना निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा 1 जब आपका कॉस इनवर्स x ग्रेटर देन 0, और 0 जब आपका कॉस इनवर्स x लेस देन 0, कॉस इक्वल टू 0। कॉस इनवर्स x लेस देन 0 तो होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो लेस देन 0 वाले तो 1 और 0 ये आंसर निकल सकते हैं। अच्छा, इतने पूरे पार्ट में कॉस इनवर्स पॉजिटिव चल रहा है, सिग्नम के अंदर पॉजिटिव आएगा, सिग्नम आंसर 1 निकालता गया। लेकिन जब x की वैल्यू 1 पुट हुई तो कॉस इनवर्स की वैल्यू 0 हो गई। कॉस इनवर्स का ग्राफ था ना y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहां y 0 हो गया। अगर कॉस इनवर्स 0 हो गया तो सिग्नम आंसर कितना निकाल देगा, 0 निकाल देगा, ये आएगा। ग्राफ देखो, यहां का पॉइंट नीचे, कोई परेशानी? 9th सिग्नम के अंदर साइन x, थोड़ा सा बात करके लिखेंगे, आंसर आएगा 1, -1 और 0। 1 कब आएगा जब साइन x आपका पॉजिटिव है, -1 कब आएगा जब साइन x नेगेटिव है, और 0 कब आएगा जब साइन x 0 है। अंदर वाला फंक्शन 0 होगा तो सिग्नम का आंसर 0, ये पॉजिटिव होगा तो सिग्नम का आंसर 1, नेगेटिव होगा सिग्नम का आंसर -1। 0 पाई 2 पाई माइनस पाई, ठीक है, 3 पाई, ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, जब आपको पता है कि साइन x इज इक्वल टू 0 कहां पर होता है, x की वैल्यू n पाई पर। इसका मतलब जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आए हैं सब जगह पर साइन 0 हो जाएगा, मतलब सिग्नम 0 आंसर देगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर। ठीक है, जब आप 0 से पाई के बीच में x को चला रहे हो तो उस टाइम पे साइन x की वैल्यू पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा ना साइन x के लिए। साइन x पॉजिटिव है, सिग्नम के अंदर पॉजिटिव गया, सिग्नम ने आंसर दिया 1। जब आप पाई से 2 पाई जा रहे हो तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट लग रहा है, साइन x नेगेटिव है, सिग्नम आंसर कितना देगा, -1। 2 पाई से 3 पाई में साइन x पॉजिटिव है, सिग्नम ने आंसर दिया 1। यहां पे साइन नेगेटिव है, कितना आंसर, -1। ऐसे बनकर आएगा ग्राफ। ठीक है, आपको साइन x के बारे में पता है ना, साइन x की साइन स्कीम बनाऊं अगर मैं, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, साइन कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है आपको पता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और फोर्थ नहीं, फिर फर्स्ट और सेकंड ने यहाँ पॉजिटिव होगा। अगला देखो, सिग्नम के अंदर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या वैल्यू है, 1, -1 और 0। आपको पता है ये R क्लब का है, उसके अंदर जो बैठा है वो खुद R क्लब का है, डोमेन R है। ठीक है, ये तब कब आएगा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका पॉजिटिव है, ये कब आएगा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू नेगेटिव है, ये कब आएगा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 है। अच्छा ठीक है, देखना भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू देखनी है। इतने पूरे पार्ट के लिए x की वैल्यू जब 0 से 1 में चल रही है उस टाइम पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 0 है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 0 है तो सिग्नम के अंदर 0 जाएगा, तो सिग्नम कितना आंसर निकालेगा, 0। लेकिन जैसे ही आप 1 पर आए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, 1 हो गई, ठीक है, पॉजिटिव हो गई। उसके बाद आपने कोई भी वैल्यू ली, यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 है, यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, आपको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। पॉजिटिव है सबके लिए, सिग्नम कितना आंसर देगा आपको, 1।
ठीक है, जैसे ही आप जीरो से इधर गए हो नेगेटिव हो गई है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, सिग्नम के अंदर नेगेटिव गया है, सिग्नम ने कैसा आंसर दिया आपको -1। सिग्नम का ग्राफ ऐसे बनेगा। इतनी बात में देखो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सब तो हो गया अपना, बहुत बढ़िया है। ग्यारहवां देखो, सिग्नम के अंदर आपके सिग्नम के अंदर क्या लिखा हुआ है, x+1 अपॉन 2 - x इज इक्वल टू 0। आपको पता है आपको इसकी साइन स्कीम बनानी है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। ठीक है, मैं इसकी साइन स्कीम बना रहा हूँ, x+1 अपॉन 2 - x। ठीक है, इसको आपने लिख लिया x+1 माइनस साइन के साथ x - 2। टर्निंग पॉइंट लिया है, कौन कौन सा टर्निंग पॉइंट निकल कर आया, एक -1 निकल कर आया, एक 2 निकल कर आया। ठीक है, अच्छा प्लस माइनस, प्लस से शुरुआत करते लेकिन माइनस से शुरुआत करेंगे उधर, यहाँ माइनस क्यों, क्योंकि बाहर माइनस लगा, इधर आएगा प्लस और फिर इधर आएगा माइनस। ठीक है, ये साइन स्कीम बन चुकी है। ठीक है, आपको पता है 2 आपके डोमेन में नहीं है, इसका अगर डोमेन पूछ लिया जाए, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो आपको ये वाली बात पता है कि सिग्नम तो आर क्लब का है, उसकी कोई तकलीफ ही नहीं होगा, अंदर वाले से डोमेन पूछ लो। अंदर एक रैशनल फंक्शन बैठा, x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। डोमेन के बाद क्या कही जा रही है कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, तो 2 पे तो पहले लगा दिया। उसके बाद ऐसे गया होगा आपका, ये x एक्सिस y एक्सिस है, साइन स्कीम बन चुकी है। उस पार्ट के लिए आपका ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये नेगेटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो -1 निकालेगा सिग्नम, सिग्नम का आंसर आएगा -1। इतने पार्ट के लिए 2 पे क्या होगा, 2 पे कुछ नहीं, 2 पे फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा इतने पार्ट के लिए आपका ये जो अंदर वाला फंक्शन बैठा था ये पॉजिटिव है, सिग्नम के अंदर पॉजिटिव है, सिग्नम ने आंसर निकाला 1, और -1 रखने पर ये अंदर वाला 0 हो गया, सिग्नम ने आंसर निकाला होगा 0, और फिर इतने पार्ट के लिए नेगेटिव है, सिग्नम ने आंसर निकाला -1। नेगेटिव कौन है, ये नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो सिग्नम के अंदर वाला नेगेटिव है, सिग्नम आंसर निकालेगा -1। पॉजिटिव कौन है, इसकी साइन स्कीम बनी है, ये पॉजिटिव है। सर आपने इनइक्वालिटी का साइन नहीं लगाया, हाँ इनइक्वालिटी का साइन तो लगाते तो ये पता चल जाता कि क्या आपको पॉजिटिव, अगर ये पता चलता कि पॉजिटिव चाहिए तो ये इंटरवल लेंगे, नेगेटिव चाहिए तो वो। आपको पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए ही नहीं, यहाँ पर आपको तो साइन स्कीम बना के ये देखना है कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, उतने पार्ट के लिए बनाना है। तो साइन स्कीम बनाने के लिए x को पॉजिटिव कर लिया था हमने, माइनस बाहर निकाल के, और मैंने आपको बताया था अगर माइनस बाहर निकल जाए तो साइन स्कीम में आप माइनस से शुरुआत करोगे। ठीक है, 2 पर क्या हो रहा है, 2 पर आपको पता है 2 डोमेन में नहीं है फंक्शन के, तो यहां पर फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं आएगी, कोई वैल्यू नहीं आएगी, ऐसे बन जाएगा ग्राफ, देख लो आराम से। बात समझ में आ रही है सिग्नम के ऊपर क्या क्या कर चुके। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया क्या, मेरे ख्याल से हो गया सब। रेसिप्रोकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लोगरिथम, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, सब हो गया है शायद, पता नहीं स्क्वायर रूट फंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। स्क्वायर रूट फंक्शन ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है कि आप फंक्शन f आर डिफाइंड एज fx is equal to square root of x is square root function। पता है आपको कि ऐसा सिंबल लगता है तो स्क्वायर रूट फंक्शन बोला है। तो ये r के ऊपर स्टार के लगा दिया, r प्लस का मतलब होता है 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये r के ऊपर स्टार लग जाता है कभी कभी, इसका मतलब होता है 0 से इनफाइनाइट। r के ऊपर अगर आपके पास 0 लग गया तो इसका मतलब होता है r - 0, ऐसे।
स्टार अगर लगा होता है तो जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं। आर पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, जीरो इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो पॉजिटिव आपको पता है ये इसका डोमेन कितना होता है स्क्वायर रूट का, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसका ग्राफ आपको मैं दिखाता हूं कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, ये है। अगर इसको देखें तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। आपको यहां से वाली बात ध्यान होगी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax नाम की एक चीज पढ़ी है हमने, ठीक है, जो क्या होता है आपका पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला ऑफ फर्स्ट टाइप। पैराबोला होता है वो पैराबोला जो बनता है, वो जो पैराबोला बनता है वो ऐसा बनता है, ठीक है, वो पैराबोला ऐसा बनता है। अच्छा, अगर फंक्शन को आपने ऐसे बना दिया, अब यहां पर एक नई चीज समझ में निकल कर आती है। अगर मैंने फंक्शन को ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो ये मान लो x की वैल्यू 1 है, इसके लिए मान लेते हैं 2 यहां मिला, और नीचे को पता है ये तो सिमेट्रिक होता है, -2 यहां मिला। इसका मतलब ये डोमेन का सेट था, ये रेंज का सेट था, ये कोडोमेन था। x की वैल्यू 1 ली, उसके लिए 2 और -2, इधर की एक वैल्यू की, x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू मिल गई आपको, और जैसे ही ये मिला आपको, आपने फौरन मना कर दिया नॉट अ फंक्शन। ये कहां पढ़ा है सर हमने? अरे यही तो फंक्शन का बेसिक था कि x की एक वैल्यू उधर की एक ही वैल्यू से लिंक होनी चाहिए। यहां पर x की एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यू आ गई, तो ये फंक्शन नहीं रहा, नहीं है फंक्शन नहीं रहा। अच्छा, ये फंक्शन नहीं रहा, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन में कोई ज्यादा बात नहीं है, वो बन गया स्क्वायर रूट। बात उसमें यही है कि ये आपने जब ये बना दिया कि यहां पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ये बनाया, ये अपने आप में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, 4a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1/4 है, तो वो ऐसा पैराबोला बनता है, स्टैंडर्ड पैराबोला और फर्स्ट टाइप। तो वो क्यों नहीं है फंक्शन? वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो फंक्शन नहीं होता। इससे हमारे पास फंक्शन के अंदर एक बेसिक, अभी आ रहा हूं उस पर, एक बात निकल कर आती है। नोट क्या है? वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है फंक्शन के लिए। इफ अ वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ एट मोर देन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात नहीं कर रहा, मोर देन 1 पॉइंट, देन ग्राफ इज नॉट अ फंक्शन। ग्राफ अपने आप में फंक्शन नहीं है। अच्छा, वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट, तो पैराबोला में होता है क्या ऐसा? देखो, वर्टिकल, अब देखो टाइम पास नहीं करना है कि वर्टिकल लाइन यहां बना ली कि सर एक भी पॉइंट पे नहीं कर रही है, तो अरे, और वहां वो डोमेन का ही पार्ट नहीं है, कहां हवाएं बना रहे हो वर्टिकल, यहां बनाओ ना, ठीक है। कितने पॉइंट पे कट कर गई वर्टिकल लाइन? 2 पॉइंट पे, फौरन मना कर दो कि फंक्शन नहीं है। मतलब कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो है वो फंक्शन नहीं होता, नहीं, इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, पैराबोला फंक्शन नहीं था? नहीं, फंक्शन नहीं था। वर्टिकल लाइन 2 बार कट, तो फिर सर्किल था क्या फंक्शन? अरे कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, यहां बनाएंगे हम, तो ये वाला सर्किल बनाएंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वर्टिकल लाइन, ये कोई ग्राफ बना हुआ है, इसकी इक्वेशन होती है भाई, ठीक है। कितनी जगह कट कर गया? ये 2 जगह कट कर गया। जैसे ही आपको पता चल गई वर्टिकल लाइन 2 जगह कट कर गई, फौरन मना कर दोगे ये जो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो ऐसे तो किसी में भी देख सकते हैं। हाँ, अगर कोई ग्राफ आपके सामने ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, आपने वर्टिकल लाइन बनाई, ये तो 3 जगह कट कर गई, लो, नॉट अ फंक्शन। अच्छा, अगर आपके पास ग्राफ ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे ग्राफ है, कोई चलता जा रहा है, ये अपने आप में क्या बना दिया मैंने? ये x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल y बना दिया, ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ में अगर मैंने वर्टिकल लाइन बनाई, तो आप कहोगे सर वर्टिकल लाइन तो कहीं भी कट नहीं कर रही, तो मैं वहां से बनाऊंगा जहां वो कट करेगी। यहां कितने पॉइंट पे कट कर गई वर्टिकल लाइन? इनफाइनाइट पॉइंट्स पे। इनके बीच में कितने पॉइंट आ गए? इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स,
ठीक है, नॉट अ फंक्शन। ऐसे हजारों चीजें बनाई जा सकती हैं। मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस में मॉड्यूलस ऑफ वाई इज इक्वल टू 1, आपको पता है ना ये 4 स्ट्रेट लाइन होती हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था ये। मॉड्यूलस ऑफ एक्स 4 स्ट्रेट लाइन, उनके बीच का एरिया निकालने को। तो ये अपने आप में एक एक्स और वाई का कोई टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत दिल चाह रहा है आपका मॉड वाई इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स लिख लो, ठीक है। जैसे आपने ये किया आपको पता चला कि यहाँ पे जैसे हम लाइन बनाएंगे तो 2 जगह कट कर जाएगी, तो ये अपने आप में नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। अच्छा, तो ये सब फंक्शन नहीं चल रहा, नहीं ये फंक्शन नहीं है। तो वर्टिकल लाइन जिनको 2 बार कट कर रही है, वर्टिकल लाइन क्यों देखते हैं मैं बताता हूं आपको कि x की इस वैल्यू के लिए आपके पास y की 2 वैल्यू आ गई और x की एक वैल्यू के लिए अगर y की 2 वैल्यू मिल जाती है फंक्शन नहीं होता। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है कि अगर कोई वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को 2 बार कट कर रही है, एक बार ज्यादा कट करी, 2 बार 3 बार इनफाइनाइट बार, तो वो जो ग्राफ बना हुआ फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो वो किसका ग्राफ है? ग्राफ फंक्शन की थोड़ी होते हैं, बस सर्किल का भी तो था, इलिप्स का भी तो था, फंक्शन के थोड़ी होते हैं ग्राफ बस, ठीक है। अच्छा, ये नोट हो गया इसके अंदर स्क्वायर रूट फंक्शन में ये काम की बात। अब स्क्वायर रूट फंक्शन है, फिर आप आए तो सर बताओ फिर क्या होगा अंडर रूट में एक्स, स्क्वायरिंग करके आपने बताया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये अपने आप में स्टैंडर्ड पैराबोला, ये ऐसा दिखता, ठीक है। तो हम बना तो पा नहीं रहे हैं इसको क्योंकि वो फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये हमने गलती कर दी है। क्या गलती करी मैं आपको समझाता हूं कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन क्यों नहीं है। कि जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे ना, स्क्वायरिंग करने में और स्क्वायर रूट लेने में फर्क होता है। स्क्वायरिंग करी आपने एक की तो एक फंक्शन आया निकल के, लेकिन जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में x आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेने के प्रोसेस में क्या होता है, एक प्लस माइनस लगता है ना, वो प्लस माइनस लग जाएगा। इसका मतलब ये अपने आप में 2 फंक्शन आ जाते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट में x और y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट में x। तो इसको एक फंक्शन स्क्वायर रूट में x जैसा होगा और एक फंक्शन माइनस में स्क्वायर रूट x जैसा। अच्छा, आपसे अगर कोई कहे कि अच्छा वो जो ग्राफ आया वो इसी का तो ग्राफ था, इसका स्क्वायर रूट लेके आपने 2 फंक्शन बांट दिए, इसके 2 फंक्शन बांट दिए अगर इसके, तो बताओ जरा कि 2 फंक्शन में कहां पे बांटना चाहोगे 2 फंक्शन? आपको लगेगा सर एक फंक्शन इसे बना लेते हैं ऊपर वाले को और एक नीचे वाले को बना लेते हैं, बांट लेते हैं। कौन सा ऊपर वाला होगा कौन सा नीचे वाला? आपको पता है ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज अ पॉजिटिव वैल्यू। अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पॉजिटिव वैल्यू है तो y पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव वाला तो ये हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां y नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव y वाला ये वाला है और पॉजिटिव y वाला आपका वो जो दे रखा है, तो पॉजिटिव y वाला ये वाला फंक्शन, ये जो फंक्शन था, ये जो फंक्शन है इतना पार्ट, ये पार्ट किसका होगा? y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। अच्छा, ये y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, मतलब ये होता है ग्राफ, बिल्कुल यही होता है। फंक्शन इंक्रीजिंग है क्या? बिल्कुल इंक्रीजिंग है, ऐसा नहीं है कि डिप कर जाएगा आगे जाके, नहीं। पैराबोला आपको पता है चलता चला जाता है ऊपर। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जहां पर डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, और रेंज ऑफ फंक्शन भी बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। आपको होता है ना, नीचे से नीचे की वैल्यू 0, ऊपर से ऊपर की इनफाइनाइट, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास? ये वो फंक्शन निकल कर आया आपका y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट फंक्शन, ये होता है। तो इसमें एक खास बात समझ में आती है कि अगर आप स्क्वायरिंग कर रहे हो फंक्शन में, तो एक फंक्शन जो फंक्शन था अगर आपने उसकी स्क्वायरिंग कर दी तो वो एक और फंक्शन ऐड हो जाएगा उसके अंदर आकर, एक और फंक्शन y और x दोनों का स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया। एक और फंक्शन अगर आपने इसकी स्क्वायरिंग करी थी, ये बनाया था, और मैंने आपको इसका स्क्वायर रूट लेके दिखा दिया कि सिर्फ ये नहीं आया, एक और फंक्शन निकल कर आया साथ साथ। तो स्क्वायरिंग अगर आपने कभी करी है ना, तो वो आपके आंसर में गड़बड़ क्रिएट करता है। हमेशा चेक करना होता है अगर आपने फंक्शन की स्क्वायरिंग कर दी है, या तो वो रूट बढ़ा के रख देगा, एक इक्वेशन में क्या होता है रूट बढ़ा देता है अगर स्क्वायरिंग हो जाती है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर कर दोगे तो 4 डिग्री की इक्वेशन बना देगा ना, डबल कर देगा रूट, क्योंकि आपने एक क्वाड्रेटिक में दूसरी क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई कर दी, बाई क्वाड्रेटिक बन गई वो, बाई क्वाड्रेटिक 4 रूट आ गए, रूट डबल हो गए। ऐसे यहां पर एक फंक्शन था, स्क्वायर कर दिया, तो फिर आपने स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर रूट करके देखा कि क्या वही आ रहा है, तो वो नहीं आ रहा, साथ में एक और टंकर आ गया फंक्शन। इसीलिए जो ग्राफ बनकर आया था, जो ग्राफ बन गया वो 2 फंक्शन का आया था निकल के। आपको कितने का चाहिए था? आपको 1 का चाहिए था।
इसमें हमने ये बात भी क्लियर कर ली कि क्या चीज़ आपकी, क्या चीज़ फंक्शन होती है। वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, वर्टिकल लाइन पे अगर एक पॉइंट पे कट करती है, सब जगह बना के देखो, अगर एक पॉइंट पे कट करती है तो दो फंक्शन है। अगर किसी भी एक जगह वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर गई तो फंक्शन नहीं, किसी भी एक जगह, सब जगह की ज़रूरत ही नहीं, किसी भी एक जगह बस एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट तो करे एक बार। बात समझ में आ रही है? हो गया ना? तो ठीक है। तो ये हुआ आपका स्क्वायर रूट फंक्शन। अब फिर क्यूब रूट फंक्शन वगैरह जो है ना, उसका ग्राफ बनाई लिख ही दूंगा। ये सब आपको वैसे याद होने चाहिए, कोई ऐसे फंक्शन नहीं है जो जिसके लिए आप मेहनत करो ज़्यादा, ठीक है। ये आपको याद कर लेना चाहिए, कोई डोमेन रेंज तो सब छोटी मोटी चीज़ है इसके लिए। ऐसे होता है इसका ग्राफ। ऐसे होता है, उधर भी इधर भी। ये नेगेटिव की कोई तकलीफ नहीं। -8 का क्यूब रूट नहीं निकलता क्या? -2 निकल कर आता है, नेगेटिव वैल्यू आती है। इसका डोमेन भी आर, रेंज भी आर। डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू आर, रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू आर। इस फंक्शन का एक ही जगह पर काम होता है, एक ही जगह पर, कि इसके अंदर वर्टिकल टेंजेंट आ जाती है, ठीक है। एक डिफरेंशिएबिलिटी की तकलीफ है इस फंक्शन पे, कि ये आप जो को लगता है कि ये फंक्शन तो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकाल दूं x = 0 पर, dy/dx = 1/3 और x की पावर में -2/3, मतलब कितना हो जाएगा ये? 1/3 x की पावर में 2/3, ठीक है। अगर x = 0 पर निकाल दूं, x = 0 पर, अरे डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ली जाती है ना किसी भी पॉइंट पे, x = 0 पर निकालूंगा, नीचे 0 बन जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। उसका एक ही काम होता है बस, पूरे आपके 12th की कैलकुलस में एक ही जगह पे, या ये आपको इंपॉर्टेंस लगेगी क्यूब रूट फंक्शन की, एक ही जगह पर आकर कि अच्छा ये अब फंक्शन अपने आप में पूरी तरीके से देखने में लगता है, कहीं पे इस डिसकंटिन्यूस नहीं है, कोई नोक नहीं आ रही है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ये 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल कैसे है, वो ऐसे। इस फंक्शन की एक तकलीफ है ये इसी तकलीफ पे ये परेशान करता है, बताओ। तभी आपका ध्यान जाता है, अच्छा क्यूब रूट फंक्शन भी है कोई, क्यों, तब ध्यान जाता है। इसलिए मैंने लिखवा दिया पहले कि डिफरेंशिएबिलिटी में आएगा क्यूब रूट फंक्शन, तब देखेंगे उस पर, तब बात होती है। अभी तो डोमेन के क्वेश्चन। ये अब तक क्या कर रहे हैं सर? अरे अब तो सारे फंक्शन पढ़ लिए ना हमने, टाइप ऑफ फंक्शन लगा दिया, पूरा लगा दिया टाइप ऑफ फंक्शन। कौन सा लेक्चर चल रहा है आपका? 16-17 जो भी लेक्चर चल रहा है, ठीक है। अब ये डोमेन के क्वेश्चन खत्म होते ही रेंज शुरू करनी है, और रेंज भी लेंदी टॉपिक। रेंज जब खत्म होगा तब 12th वाला पार्ट स्टार्ट होता है आपका, तब 12th वाला पार्ट, ठीक है। तो ऐसे मान लेते हैं कि 25 से 30% के बीच में चैप्टर हुआ है अभी, 25 से 30% के बीच में। हाँ, हम कितने पे चल रहे हैं? 16 लेक्चर, कम से कम जो है 55-60 लेक्चर तो जाएगा ही, ठीक है। आओ डोमेन क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन देखो कि y = आपके पास अंडर रूट में निकल कर आया यहाँ पर sin x, प्लस में अंडर रूट में लगा हुआ है 16 - x², ठीक है। इसका डोमेन बताना है आपको। अंडर रूट में sin x प्लस अंडर रूट में 16 - x², हाँ ठीक है। दूसरा भी लिख देता हूँ साथ साथ। दूसरा क्वेश्चन आपका y = अंडर रूट में आपके पास लगा हुआ है cos x माइनस में √3/2 और अपॉन अंडर रूट के अंदर 6 + 35x माइनस में 6x², ये लगा हुआ है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन y = अंडर रूट के अंदर आपके पास sin इनवर्स x माइनस में cos इनवर्स x। ये तीन आपके पास क्वेश्चन है, इन तीनों में क्या करना है? डोमेन निकालना है। मैं पहला वाला उठा रहा हूं, स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ा है, स्क्वायर रूट पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पहला वाला अंडर रूट के अंदर आपके पास लगा sin x
प्लस में अंडर रूट के अंदर लगाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात तो पक्की इधर वाले के लिए कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, मतलब एक्स आपका -4 से 4 के बीच में लाई करेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। ये एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शन का सम हो रहा है अगर, तो डोमेन निकलेगा उन दोनों के इंटरसेक्शन से। तो ये पहला वाला तो निकाल लिया, जैसे ये निकाला आपने, आपको पता है इंटरसेक्शन लेना, इसके बाहर का आंसर ही नहीं लेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है आपका साइन एक्स, ठीक था, सिर्फ अंडर रूट में साइन एक्स, ठीक है। तो आपका दूसरा क्या है कि साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या करें साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0? आपने ग्राफ बनाया साइन एक्स का, साइन एक्स आपको एक्स की वो वैल्यू चाहिए जहां जहां पे साइन एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्या वैल्यू आती है यहाँ पर पाई, ये क्या आता है यहाँ पर 2 पाई, ये पर कितना आता है 3 पाई बाई 2, ये आएगा 0, यहाँ पर आएगा -π/2, यहाँ आएगा -π, यहाँ पर माइनस में 2 पाई और यहाँ पर -3 पाई बाई 2, ठीक है। साइन एक्स पॉजिटिव अगर आपसे पूछ ले कोई कहां पर है, तो साइन एक्स पॉजिटिव देखो बहुत सारे, जहां जहां पर ऊपर है साइन एक्स पॉजिटिव एक्स की किस वैल्यू के लिए, 0 से पाई में है, 2 पाई से 3 पाई में है, इधर आपका -π से -2 पाई में है, मतलब इवन पाई से ऑड पाई में साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में। एक्स की वो वैल्यू सारी लिखी जा सकती है, लेकिन आपको पता है कि एक्स की वैल्यू तो किसके किसके बीच में रहनी है, -4 से 4 के बीच में। ये आपका रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, वो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 तो इनफाइनाइट तक की वैल्यूज देगा, आगे बहुत आगे वो देगा भाई कि 90 पाई से लेकर 91 पाई तक, वहां तक थोड़ी जाना है हमको, -4 से 4 के बीच में रहना है। अब आपको 4 की लाइन खींचनी है कि एक्स की वैल्यू 4 से आगे नहीं जानी चाहिए। आपको पता है कि π/2 जो है वो नियरली इक्वल टू 1.57 होता है करीब, ठीक है। तो 3 π/2 अगर 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4.5 के करीब आएगा कि नहीं, अगर π/2 1.5 के आसपास होता है तो 3 π/2 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 4.5 के करीब आएगा। इसका मतलब ये जो 3 π/2 है ये 4 से बड़ी वैल्यू है, x इज इक्वल टू 4 आपका ये यहां पर जा रहा होगा, ये होगी x की 4, यहां पर ये लाइन बना दी मैंने, ये x इज इक्वल टू 4 की सी लाइन बना दी कि इसके अंदर अंदर का ग्राफ देखना है आपको, क्योंकि इसके बाहर की वैल्यू इंटरसेक्शन लोगे इसके साथ तो कट जाएंगी पहले, और -4 पे आपको पता है कि -3 π/2 से पहले -π आपका -3.14 होता है, ये -4 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। अच्छा बताओ भाई साइन एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स की किस किस वैल्यू के लिए, अब आपको देखना है यहाँ पर कि एक्स की भैया यहाँ पे साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ जाके आपको रुक जाना है, 4 इंक्लूडेड है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना, ये भी सब इंक्लूडेड। अच्छा तो एक्स की किन वैल्यूज के लिए आप देख रहे हो, एक्स की वैल्यूज यहां पर, एक्स की वैल्यू जहां पर रुके हो आप जाके, वहां एक्स की वैल्यू कितनी है -4, -4 से कहां तक -π तक, तो एक्स बिलोंग्स टू आपका -4 टू -π, यूनियन में 0 से π, कि -4 से -π की वैल्यू ली, यूनियन में 0 से π की वैल्यू ली। एक्स की जब ये वैल्यूज होंगी तब तब साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा, और क्योंकि एक्स -4 से 4 के बीच में था इसलिए लगाया ये 4 -4 तक। आप कहोगे कि यहां नहीं है कि साइन पॉजिटिव, यहां साइन तो पॉजिटिव है, लेकिन एक्स की अगर आप मान लो ये वाली वैल्यू ले आए, इधर वाली -5 होगी मान लो, यहाँ पर वो वैल्यू ले आए तो ये मना कर देगा ना कि इतनी वैल्यू तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम तो -4 से 4 कर रहे हैं एक्सेप्ट। तो इस बात में क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि जो ये वाला पार्ट निकल कर आया उसने पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि एक्स की वैल्यू आप बाहर नहीं ले जाओगे, क्योंकि ये आपको इनफाइनाइट इंटरवल्स दे देता, 0 से π, 2 π से 3 π, 4 π से 5 π, इनफाइनाइट इंटरवल पकड़ा देता है आपको। तो आपने पहले इधर वाले से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि एक्स की वैल्यू इसके और इसके बीच में देखेंगे बस, फिर आपने देखा साइन एक्स उसमें कहां कहां पॉजिटिव है, एक्स की किस वैल्यू के लिए, इन वैल्यूज के लिए। देख लिए बात आराम से। दूसरे क्वेश्चन पे आऊं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन तो मेरे पास अलग ही लिखा है, ये रहा। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था कि आपका y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कितना लगा था cos x माइनस में √3/2 अपॉन अंडर रूट के अंदर 6 + 35x माइनस में 6x²। इसका डोमेन निकालना था, दो बातें, एक तो ये जो आपकी क्वाड्रेटिक लिखी हुई है 35x माइनस 6x², इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकती, ग्रेटर देन 0 क्योंकि डिनोमिनेटर में है। और एक आपका ये जो लिखा हुआ है cos x माइनस √3/2, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कॉस की कोई तकलीफ है क्या? नहीं, वो तो आर क्लब का है, उसको क्या तकलीफ है, रियल नंबर ले। रूट के अंदर वाला पॉजिटिव, रूट के अंदर वाला पॉजिटिव, यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई किया, 6x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 6 इज लेस देन 0। अच्छा, तो ये बनकर आया आपके पास माइनस 36x प्लस x माइनस 6 इज लेस देन 0। भाई 6 और माइनस 36 बना रहे थे, माइनस 36 और 1 माइनस 36 बनाएंगे। ठीक है, आपने 6x को कॉमन निकाला यहाँ से, x माइनस 6 बचा, प्लस में 1 को कॉमन निकाला, x माइनस 6 बचा, शुड बी लेस देन 0। आपका आया x माइनस 6 और साथ में 6x प्लस 1 शुड बी लेस देन 0। एक वैल्यू आएगी माइनस 1/6, एक वैल्यू आएगी 6, प्लस माइनस प्लस करोगे, एक वैल्यू आएगी आपका माइनस 1/6। ठीक है, एक वैल्यू आएगी आपके पास 6, यहाँ से आया माइनस 1/6, यहाँ से आया 6, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, आपको लेस देन 0 वाला चाहिए, ये रहा। मतलब x की वैल्यू माइनस 1/6 से 6 के बीच में लाई करवाओगे आप। इतनी बात में तकलीफ नहीं, इसके बाहर x नहीं जाना है माइनस 1/6 से। ठीक है, अब यहां पर एक बात आ रही है, यहां पर आप बोलोगे cos x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √3/2। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? cos x अपने आप में फंक्शन है, मतलब ये y है, मतलब y की वैल्यू √3/2 से बड़ी आनी है। आपको x की ऐसी वैल्यू चाहिए कि cos x उससे बड़ा हो जाए। cos x मतलब ग्राफ के अंदर y, देख लो, y/2 नीचे बनाता हूं, कॉस का ग्राफ। ठीक है, यहां पर आया होगा पाई, यहां पर आया होगा 2 पाई, यहां पर आया 3 पाई। ठीक है, ये ग्राफ जो बनाया ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स का बनाया, आपको ये चाहिए √3/2 से बड़ा। अच्छा, cos x चाहिए √3/2 से बड़ा, cos x से इस ग्राफ में y के बराबर, मतलब y चाहिए √3/2 से बड़ा या बराबर, तो y इज इक्वल टू √3/2 की एक लाइन खींच देते हैं। ये लाइन जा रही है आपकी y इज इक्वल टू √3/2। आपको जो y चाहिए, आपको y की वो वैल्यूज चाहिए, y इसके बराबर था और आपको y चाहिए √3/2 से बड़ा। अगर y इज इक्वल टू √3/2 यहां हो रहा है तो इससे बड़ा y मतलब इससे ऊपर, x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए y √3/2 से बड़ा हो जाए। अच्छा, अब ये तो बहुत, यहां भी आएंगे, यहां भी आएंगे, यहां भी ऊपर चल रहा है, यहां भी ऊपर चल रहा है, ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल्स आएंगे। आपके पास इंटरवल्स पे लिमिट लगी हुई है कि माइनस 1/6 से 6 के बीच में लाओ। अच्छा, लाते हैं भाई, 6 कहां आएगा? 6 तो यहां आएगा, यहां पे कहीं आएगा 6 भाई। ये कितना होता है यहां पर 3π/2। 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर पाई 3.1 होता है तो ये 6.2 हो चुकी वैल्यू, इससे पहले आएगा। अब इससे पहले 6 यहां से जाएगा कि 6 यहां से जाएगा, ये नहीं पता है ना, कि अगर 6 यहां से चला गया तो मतलब इस इंटरसेक्शन से पहले चला गया, और 6 यहां से गया तो इस इंटरसेक्शन के बाद गया। अभी पता करते हैं। ठीक है, ये इस जगह पर y की वैल्यू √3/2 है, मतलब इस जगह पर आपका cos √3/2 है। अगर इस जगह पर cos की वैल्यू √3/2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? कितने एंगल पे cos √3/2 देता है? आपको पता है π/6 पर देता है, और ये कितने पर आएगा? -π/6 पर। तो यही तो देखोगे ना, ये cos का ग्राफ है, ये √3/2 का, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पे y की वैल्यू √3/2 है, y √3/2 है, मतलब cos x √3/2 है। cos x √3/2 x की किस वैल्यू के लिए होता है? π/6 के लिए, और इधर -π/6 के लिए। अच्छा, फिर आगे आपको पता है ये 2π - π/6 के लिए होगा, मतलब कि 11π/6 के लिए। ये कैसे पता चला? अरे cos के जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? 2nπ प्लस माइनस अल्फा, अल्फा निकाल चुके हो आप, कितना आया? π/6। तो 2π से π/6 इधर और 2π से π/6 उधर, ये तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में पढ़ चुके हो कि कैसे देखा जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट हुआ ये 11π/6 हो गया।
ये पॉइंट। अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि आपको तो 6 तक लेनी है वैल्यू, कि 6 जो है वो 11/6 के आगे आएगा कि पीछे आएगा। आओ भाई, 11 × 3.1 डिवाइड बाई 6, तो ये कितना आया 33.1 डिवाइड बाई 6 विच इज लेस देन 6। कैसे पता चला ये? अगर ऊपर 36 होता तब 6 के बराबर होता वो, अगर ऊपर 36 हो 36/6 6 के बराबर होता। ऊपर 33.1 है तो वो 6 से छोटा है, तो 6 की लाइन यहां से जाएगी। यहां पर 6 है और -1/6, अच्छा ये -π/6 है। देखो भाई -π/6 और क्या है -1/6 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? एक सेकेंड, π/6 जो है वो बड़ा है 1/6 से। अरे ये भी 1/6 है, वो भी 1/, यहां डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर इसका बड़ा है पाई, तो यही वैल्यू तो बड़ी है। अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -π/6 आपका छोटा हो जाएगा -1/6 से। इसका मतलब -π/6 इधर लाई करेगा और -1/6 यहां लाई करेगा, तो ये लाइन जाएगी -1/6 की। ये लाइन जाएगी आपकी x = -1/6 की, ये लाइन गई आपकी x = 6 की। डॉटेड चलो बाद में बना लेंगे, डॉटेड तो इंक्लूडेड नहीं है, मैं पहले दिखा दूं आपको कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्लैक लाइन बना दी, ये क्यों बना दी? ये इसलिए बना दी कि ये वाला पार्ट आपका कह रहा था कि x की वैल्यू -1/6 6 के बीच में रखो। ये रही -1/6 वैल्यू, ये रही 6 वैल्यू, इनके बीच में रहना है। इनके बीच के ग्राफ में जो जो x की वैल्यू निकलेंगी वो निकाल लोगे। अच्छा, और क्या बात थी कि आपका cos x √3/2 से बड़ा रहना है। x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए cos x √3/2 से बड़ा रहे। आपका cos x जो है वो y के बराबर है, मतलब y √3/2 से बड़ा रहे। आपने y = √3/2 की एक लाइन बनाई, उससे ऊपर वाला y कौन कौन सा आया वो शेड करें, ये वाला। ठीक है, cos तो बराबर हो सकता है, पॉइंट इंक्लूडेड है, ये पॉइंट नहीं है इंक्लूडेड। तो x की कौन कौन सी वैल्यू है? यहां पर x की वैल्यू कितनी है? -1/6 से लेकर π/6। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -1/6 से लेकर π/6। इधर ओपन इधर क्लोज। इधर ओपन क्यों? क्योंकि -1/6 इंक्लूडेड नहीं था, पहले देख चुके थे ऊपर। और ये π/6 इंक्लूडेड है क्या? हाँ, cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू √3/2 है, मतलब cos x की वैल्यू √3/2 हो सकती है, मतलब x की वैल्यू π/6 हो सकती है यूनियन में। ठीक है, यहां पर 11/6 से लेकर 6 तक, 11 π/6 से लेकर 6 तक, 11 π/6 पे √3/2 के बराबर हुआ, फिर √3/2 से बड़ा है। अब यहां भी है तो बड़ा √3/2 से, लेकिन आपको 6 तक चाहिए था, 6 तक चाहिए था। ठीक है, देख लो आंसर। इतनी बात में प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। कहाँ गया क्वेश्चन? अगला वाला क्या था अपना? सिग्नम वाले तो हो गए। ये था साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाला, डोमेन निकालना है। क्या था तीसरा क्वेश्चन आपका? y = अंडर रूट के अंदर आपके पास आया था साइन इनवर्स x माइनस में कॉस इनवर्स x। एक प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आई कि साइन इनवर्स x माइनस में कॉस इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और दूसरी बात क्या है कि x की वैल्यू -1 से 1 में रहनी है। भाई साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को एग्जिस्ट कराने के लिए वो, और स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। इसको आपने देखा, इसमें आपने देखा कि साइन इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x, मतलब आपको x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए साइन इनवर्स बड़ा हो जाए कॉस इनवर्स से। अच्छा, साइन इनवर्स भी खुद एक फंक्शन है, मतलब ये एक y बनाएगा और ये भी एक y बनाएगा, मतलब इसका वाला y इसके वाले y से बड़ा हो जाए, मतलब इसका ग्राफ ऊपर निकलेगा जब इसके ग्राफ से, तब वो वाला x चाहिए। x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए साइन इनवर्स कॉस इनवर्स से बड़ा हो जाए, x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये वाला y इस वाले y से बड़ा हो जाए। दोनों के ग्राफ बना लो।
ये तो बना कॉस इनवर्स का π/2, ये तो बना साइन इनवर्स का, पहले साइन इनवर्स का बना दिया मैंने, ये 1 और ये -1, ठीक है। ये बना आपका कॉस इनवर्स का, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, y = कॉस इनवर्स। ये किसका ग्राफ है आपका, y = साइन इनवर्स। अब बात शुरू करते हैं। x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहे इन दोनों में। यहां पर साइन इनवर्स नीचे है, मतलब यहां पे साइन इनवर्स x छोटा है कॉस इनवर्स x से। साइन इनवर्स x मतलब कि फंक्शन, फंक्शन मतलब y छोटा है, ये वाला y इस वाले y से छोटा है। साइन इनवर्स छोटा है कॉस इनवर्स से, छोटा चल रहा है अभी तो कॉस इनवर्स ऊपर है। दो फंक्शन बड़े या छोटे कैसे कंपेयर होते हैं, जो फंक्शन ऊपर चल रहा है उसकी वैल्यू बड़ी आ रही है, उसकी y की वैल्यू ज्यादा है, जो नीचे है उसकी y की वैल्यू कम है। तो यहां पर आकर दोनों की y की वैल्यू बराबर हो रही है, ये वो जगह है। उसके बाद साइन इनवर्स ऊपर हो रहा है और कॉस इनवर्स नीचे हो रहा है, मतलब कि ये वाला पार्ट x की इतनी वैल्यूज, ये x की वैल्यू। इस जगह पर आपका साइन इनवर्स यहां से लेकर यहां तक आपका साइन इनवर्स ऊपर है और कॉस इनवर्स नीचे है। ये x की वैल्यूज वो हैं जिसके लिए साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो ये वो वैल्यू थी जहां साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स बराबर हो गए। तो आप देखना चाहोगे कि साइन इनवर्स x बराबर हो रहा है कॉस इनवर्स x के, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी इससे बराबर हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूं। आप क्या करो कि आपको ये वाली बात पता है कि नोन बात क्या है, इसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 0, और आपके पास नोन बात है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये बराबर π/2 के। ये नोन बात है ना, प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने कि वो आपका निकल कर आया। कैसे निकल कर आया, ये इसको मैं लिया इज इक्वल टू 0। क्या पॉइंट निकाल रहा हूं, ये वाला पॉइंट जहां दोनों बराबर है, और ये आपको पता है दोनों को ऐड कर दिया आपने। ऐड करूंगा ये कट जाएगा, 2 टाइम्स साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहां से साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, π/4 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, साइन π/4 मतलब 1/√2। यहां पर x की वैल्यू कितनी आई होगी, 1/√2। ऐसा है क्या। साइन इनवर्स अपने आप में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अपने आप में एंगल होते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स की वैल्यू π/4 आ गई, तो x को इधर छोड़ के साइन इनवर्स को उधर ले जाऊंगा, तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन π/4 बन जाएगा। साइन π/4 कितना होता है, 1/√2। तो x की वैल्यू जब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स बराबर हैं तब x की वैल्यू कितनी आती है, 1/√2। तो 1/√2 से 1 वो वैल्यूज हैं जिसमें साइन इनवर्स x बड़ा है और कॉस इनवर्स x छोटा है। तो आप बोलोगे डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, 1/√2 से लेकर 1 तक, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल, ग्रेटर देन और इक्वल टू था 1/√2 से 1 तक। देख लो आराम से, दोनों का ग्राफ देखा, आपको पता है साइन इनवर्स बड़ा होना है कॉस इनवर्स से। ये सब साइन इनवर्स की वैल्यूज हैं, अभी छोटा चल रहा है, अभी नीचे चल रहा है ग्राफ। जैसे ही ऊपर निकला वैसे आपने बोल दिया यहाँ इतने पार्ट के लिए जो x की वैल्यूज हैं, यहाँ पे जो x की वैल्यूज हैं उसमें साइन इनवर्स बड़ा हो रहा है, कॉस इनवर्स छोटा हो रहा है, वो वैल्यू आपने निकाल ली। इतनी बात में मुझे लग रहा है कि तकलीफ नहीं होगी आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x अपॉन अंडर रूट के अंदर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका क्या निकालना है आपको, डोमेन सेक इनवर्स x से बस, ठीक है। और क्या क्या बातें हैं सेक इनवर्स x से, एक तो ये है आपके पास y इज इक्वल टू, मैं इसको बदल दूं पहले, तो सेक इनवर्स x नीचे लिखा हुआ है आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अंडर रूट, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ही होता है। तो एक बात तो ये होगी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरी बात ये होगी कि x आपका 1 से बड़ा यूनियन में x आपका -1 से छोटा, इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है आपको। अच्छा, ये इसकी एनालिसिस बताइए कि अगर ये पूछ रहे हैं x की किस वैल्यू के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटर देन 0 है, आपने कहा फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है सिवाय उन वैल्यू के जहां वो 0 हो जाए, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या तो ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल टू 0 होता है। अगर ये ग्रेटर देन 0 पूछ रहे हैं इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा। इसका मतलब x क्या नहीं हो रहा, आपका इंटीजर नहीं हो रहा, x इंटीजर नहीं हो रहा। अब देखो ये तो निकल ही चुकी है, तो डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है। देखना भाई 1 हो नहीं सकती x की वैल्यू, 2 हो नहीं सकती, 3 हो नहीं सकती, बाकी आप एक तरफ से ये जा रहा है एक तरफ से ये जा रहा है। -1 हो नहीं सकती, -2 हो नहीं सकती, -3 हो नहीं सकती। ये क्यों नहीं हो सकती वैल्यूज, ये इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसने फ्रैक्शनल पार्ट ने मना कर दिया है। बाकी सारी वैल्यूज हाँ वो ले लेंगे। तो क्या आएगा डोमेन, देखो भाई डोमेन क्या आएगा,
इसका डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन में 1 टू इनफाइनाइट के अंदर से घटाओगे आप इंटीजर्स का सेट, पूरा इंटीजर्स का सेट हटा दोगे उसमें से, पूरा इंटीजर्स का। लिखने का तरीका है कि उसमें से पूरा इंटीजर का सेट हटाया जाएगा। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन? ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, डोमेन ऑफ, इसका डोमेन देखना है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में log की बेस में 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के साथ लगा हुआ आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन अंडर रूट में 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस में 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर सेक के अंदर लगा हुआ है साइन x, सेक के अंदर साइन x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये फंक्शन है, इसका डोमेन बताना है। लिखना शुरू करूं पॉइंट्स? हाँ भाई, पहला पॉइंट, ये अपने आप में इसकी एक ही तकलीफ है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लॉग की बहुत सारी तकलीफ है कि उसका आर्ग्यूमेंट शुड बी पॉजिटिव, बेस शुड बी पॉजिटिव, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0, एक बात हुई, ठीक है। दूसरी बात क्या है, तो बहुत छोटी सी चीज होगी, ठीक है। दूसरी बात क्या हुई कि 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात क्या हुई कि आपके पास ये जो लिखा हुआ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इट शुड बी ग्रेटर देन 0, लॉग का आर्ग्यूमेंट। अच्छा, और क्या बात आएगी? और वो जो 2 माइनस मॉड x लिखा हुआ है, 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अरे भाई, अंडर रूट में लगा ना डिनोमिनेटर में। और क्या बात है कि ये जो स्क्वायर रूट में इतना टर्म लिखा है सेक के अंदर साइन x, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक और बात क्या है कि आपके पास कि सेक के अंदर जो आपका साइन x लिखा हुआ है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। आओ सॉल्व करना शुरू करते हैं। सारी कंडीशन लगा ली, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, लॉग की बेस पॉजिटिव, लॉग की बेस नॉट इक्वल टू 1, लॉग का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये अगले पेज पे लिखा ही। हाँ भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर अगर 0, ये लिख दिया जाए भाई पहले, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू आपकी 0 से 1 में लाई नहीं कर, ये सब में तो बातों में तो कोई तकलीफ ही नहीं है। x की वैल्यू 0 से 1 में लाई नहीं कर रही, ये तो बात आ गई, सब में इंटरसेक्शन लगना है। अच्छा, यहां पे आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन 1, आपको पता है x बिलोंग्स टू r, फ्रैक्शनल पार्ट को उधर लेके, फ्रैक्शनल पार्ट x 1 से छोटा होना चाहिए। कब होता है x छोटा? हमेशा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1 ही तो हुआ ना, इसका मतलब कब होता है वो 1 से छोटा? फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 1 से छोटा ही होता है, वो 0 से 1 में उसकी रेंज होती है, 1 भी ओपन इंटरवल। अच्छा, इधर ये और ये काट दिया आपने, ठीक है। यहां से आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब x क्या नहीं हो रहा? आपका इंटीजर नहीं हो रहा। अच्छा, x आपका 0 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं ले सकता, x इंटीजर हो रहा है। ये तो x बिलोंग्स टू r आया है, आपको पता है ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। जब आप इतनी वैल्यूज के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अभी थोड़ी देर में। उधर आओ, ये क्वाड्रेटिक है, इसकी स्प्लिटिंग हो रही क्या? एक सेकेंड, 9 माइनस 40, इसका अगर d नेगेटिव है और a इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू r। हाँ भाई, ये क्वाड्रेटिक कैसी है? ये ऐसी क्वाड्रेटिक इसका d आपका आया, d नेगेटिव आ गया और a पॉजिटिव आ गया। ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू डालो ये पॉजिटिव रहेगी, x बिलोंग्स टू r दे दिया इसने आंसर, ठीक है। यहां पर आपका मॉड x आपका लेस देन 2 आ रहा है, फौरन पता चल गया x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में लाई करेगी, इसके बाहर नहीं जा सकती। मॉड x लेस देन 2 का मतलब ये होता है। कई सारे इंटरवल निकल आए, अगले वाले पर आओ। सेक के अंदर साइन x शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, मैं एक बात समझाऊंगा आपको।
ध्यान से देखना, ध्यान से, साइन एक्स की वैल्यू हमेशा कहां से कहां के बीच में लाई करती है, -1 से 1 के बीच में। सेक के अंदर अगर साइन एक्स बैठा हुआ है तो एक्स की आप कोई भी वैल्यू निकालो, कोई भी वैल्यू, एक्स की आप कोई भी वैल्यू डालोगे, साइन एक्स हमेशा आंसर कहां से कहां के बीच में देगा, -1 से 1। इसका मतलब सेक के अंदर हमेशा जो वैल्यू जा रही है वो कौन सी वाली जा रही है, -1 से 1 के बीच की वैल्यू। अगर सेक हमेशा -1 से 1 के बीच का आंसर खा रहा है तो आपको पता है कि -1 जो है वो अपने आप में -57 डिग्री होगा और 1 होगा 57 डिग्री। अगर मैं क्वाड्रेंट में लगा दूं, ठीक है, ठीक है, इतना एंगल मान लिया कि ये 1 रेडियन मतलब कि -1 रेडियन -57 डिग्री, और इतना एंगल 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री। क्या लगा दिया ये, देखो x की आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, साइन x जो है उसकी रेंज -1 से 1 होती है, साइन x हमेशा -1 से 1 के बीच का आंसर देगा x की कुछ भी वैल्यू पर। इसका मतलब सेक के अंदर जो जाएगा वो हमेशा -1 से 1 की वैल्यू जाएगी, मतलब सेक खा रहा है बस -1 से 1 की वैल्यू। इसका मतलब सेक जो है वो -57 डिग्री से 57 डिग्री के बीच में एंगल ले रहा है, वहीं की वैल्यू देगा। सेक की वैल्यू -57 डिग्री से प्लस की 57 डिग्री पर आ रही है यहां पर। आपको पता है ये या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में का एंगल है या फर्स्ट क्वाड्रेंट का, या तो ये सारे फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल है नेगेटिव वाले, या किसके हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के। तो इसका मतलब सेक के अंदर, ठीक है, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट इनके एंगल जा रहे हैं। आपको पता है सेक के अंदर अगर वैल्यू फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट की जा रही है, सेक हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहता है इन क्वाड्रेंट में। अगर वो पॉजिटिव रहता है तो आप बोल दोगे, ठीक है, x बिलोंग्स टू r। आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, x बिलोंग्स टू r लिख दिया ना, x की कोई भी वैल्यू पुट करो, साइन हमेशा -1 से 1 का आंसर देगा। साइन अगर -1 से 1 का दे रहा है तो सेक एंगल खा रहा है -1 रेडियन से +1 रेडियन का। -1 रेडियन से +1 रेडियन का मतलब हो गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में झूल रहा है वो, ऐसे करके, ऐसे करके। और फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों की वैल्यू, सारी वैल्यूज फोर्थ और फर्स्ट की आ रही हैं, वो वैल्यूज खाने के बाद सेक कैसा आंसर देगा आपको, पॉजिटिव आंसर। सेक कैसा आंसर देगा, पॉजिटिव। आपको इस बात में अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाता हूं। अरे कि सर पता नहीं क्या बता दिया आपने। हाँ भाई, कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, सेक का ग्राफ ऐसे होता है। ऐसे मान, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहां पर, ये -π/2 तो 1.57 होता है ना, ठीक है, तो ये आएगा 1 और ये आएगा -1। आपको पता है सेक के अंदर बैठा है साइन एक्स, तो साइन एक्स तो -1 से 1 दे रहा है बस, तो सेक के इनपुट में जा रही है वैल्यू सिर्फ -1 से 1 की, तो एक्स की कुछ भी वैल्यू होती है, सेक तो सिर्फ -1 से 1 ले रहा है, तो सेक का ग्राफ कितना निकलेगा, इतना ग्राफ निकलेगा, मान लो 1 यहां पर, ये सेक का ग्राफ निकलेगा आपका ये। और ये जो सेक का ग्राफ है, सेक का, ये कैसी वैल्यू, सेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, फंक्शन सेक है ना इस टाइम पे, कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यूज है। तो इसका मतलब x की कुछ भी वैल्यू डालोगे, सेक -1 से 1 के बीच की वैल्यू खाएगा, और -1 से 1 के इंटरवल में सेक की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। आपको पता चल गया कि सेक के अंदर अगर साइन एक्स लिख दिया किसी ने, इट इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब आओ, कौन कौन सी वैल्यू थी भाई, एक तो x 0 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं होनी थी x की, ठीक है, और कौन सी थी, r हो गया वो तो डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, ओके। अच्छा, इसका मतलब मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। इसका मतलब हुआ कि x आपका बिलोंग करेगा r -0 to 1 में, कि r 0 से 1 की बीच की वैल्यू x की होनी नहीं है, तो r में से ही हटा दो, ठीक है। अच्छा, इसका x बिलोंग टू, उसका -2 से 2, तो एक वैल्यू तो आपकी जा रही है -2 से 2, ठीक है, और एक वैल्यू जा रही है 0 और 1 हटा के r में से, 0 हटा दिया, 1 इंक्लूड किया। भाई अगर मैं 0 से 1 की बीच की वैल्यू हटा दूंगा, कहाँ गया,
तो x की वैल्यू होगी क्या, x की वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट से 0 हट चुका है, यूनियन 1 हटानी है लेकिन 1 से इनफाइनाइट, ये तो होगी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 0। ज़बरदस्ती लिखवा रहे हो मुझसे, यहाँ के बाद तो आपको खुद बना लेना चाहिए था, ठीक है। और बाकी क्या वैल्यूज है, बाकी x बिलोंग्स टू r है, और क्या है, इंटीजर की वैल्यू नहीं लेनी है। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब कि ये वाला इंटरवल आएगा और ये वाला इंटरवल आएगा, कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू आपके पास आया -2 से 0, यूनियन में 1 से 2, माइनस में -1। देखो कि -2 से 0 ओपन इंटरवल में ले लिया और 1 से 2 ले लिया, ठीक है, 1 से 2 ले लिया, और ये इन ए इंटरवल लेने के बाद सिर्फ यही एक वैल्यू थी जो इंक्लूड हो गई थी -1, और आपको पता है इंटीजर वैल्यू आपको लेनी नहीं है, आपने -1 हटा दिया। x की ये वैल्यूज हैं जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये बड़ा सा फंक्शन लिख दिया था लाकर, ठीक है। इतनी बात है, मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप समझ चुके हो डोमेन कैसे निकालना है, ठीक है। कैसा भी फंक्शन आ जाए आपके लिए डोमेन निकालने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये मुश्किल है कि ये जेईई एडवांस में अब डोमेन का क्वेश्चन आया, ये पहले हुआ करता था, 10-15 साल पहले आया है कभी, मेरे ख्याल से डोमेन का क्वेश्चन तो हाँ 10-15 साल हो गए होंगे आए हुए, रेंज का तो तब भी आ गया है उसके बाद भी, लेकिन डोमेन के क्वेश्चन को बहुत टाइम हो गया, क्योंकि उन्हें पता है कि डोमेन आपका कोई भी फंक्शन, आपको फंक्शन की डोमेन वाली एनालिसिस आती है, ठीक है। ये इतनी एनालिसिस करके निकाली है बात इसी में, पहले तो यही नहीं कर पाते कि अच्छा इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, ये आर क्लब का नहीं है, साइन के अंदर बैठा हो तो समझ में आता, ये तो आर क्लब का है ही नहीं, इसकी तकलीफ क्या है, ये देखते रहते आप, ठीक है। उससे अच्छा मैंने तरीका दिखा दिया आपको कि ये हमेशा -1 से 1 के बीच की वैल्यू देगा, यहाँ से यहाँ का एंगल, फोर्थ और फर्स्ट का एंगल जाएगा, सेक हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पूछ रहे हैं पॉजिटिव कब है। तो ये सब एनालिसिस आपको आती है डोमेन की, तो इस सब में ना एडवांस में क्वेश्चन आना मुश्किल है, मेंस में आ सकता है कि वो ये मुश्किल क्वेश्चन है उस हिसाब से, ये लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आएगा अगर मेंस में आया तो, ठीक है। खैर कल भी हमें डोमेन का ही कुछ क्वेश्चन, डोमेन कल खत्म कर देंगे हम, नेक्स्ट क्लास में आपका डोमेन खत्म हो जाएगा, फिर हम रेंज स्टार्ट करेंगे उसकी नेक्स्ट क्लास से। रेंज थोड़ा ज़्यादा तकलीफदेह है, और मैं आपको बता रहा हूँ डोमेन अभी तो डोमेन पूरा दिमाग पे चढ़ा हुआ है, डोमेन को दिमाग से निकालना पड़ता है जब रेंज पढ़ते हैं, नहीं तो आप उल्टा सीधा करते हो उस क्वेश्चन में, आधा डोमेन का कॉन्सेप्ट लगाओगे, आधा रेंज का कॉन्सेप्ट लगाओगे, बिगाड़ दोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे।